बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। सुबह सवेरे मौसम इंतहाई खुशगवार और कल तो बस अशफाक के साथ सती। हाँ जी, कल क्या हुआ? कल ऐसा लगा कि बस बादल बरसे, अब बरसे कि तब बरसे। अंधेरा जो दिन में ऐसा लग रहा था अंधेरा छा गया था, लेकिन फिर वो हुआ जो हमेशा होता है। और वो क्या होता है? इस्तेहसाल। हमारे प्रोड्यूसर साहब के नसीब की बारिश किसी और छत पे प्रोड्यूसर बरस साहब ने शेर फरमाया कि मेरे नसीब की बारिश किसी और छत पे बरस गई। अंदाजा करें आप, तो अंदाजा करें कुछ ऐसे दिल ही हुआ बेखबर है। मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। तो सरदार सरफराज साहब कहते हैं कि हमने नहीं भूलना। हाँ। वो कभी न कभी तो होगी, एक दिन है, हमको यकीन कि आएगी, वो आएगी बरसात। तो अब लेट्स इमेजिन कि कब ऐसा होता है। कल वैसे वाक़तन जो इम्कानात और जो आसार दिखाई दे रहे थे, बादलों की जो रीडिंग हमने नीचे खड़े होके की थी, तो लग ये रहा था कि बरसेगी बरसेगी, क्योंकि हवा नहीं चल रही थी। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हवा चल रही होती है तो बारिश जो है उसको उड़ा के ले जाती है और इस तरह के हम मफरूज़े इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद बादल उस तरह से नहीं बरसे। एक घुटन का सा माहौल रहा। जिन छतों पे बारिश बरसी है, जिन इलाकों की छतों पे बारिश बरसी है, जरा हम उनके नाम बता देते हैं। वो है जनाब, सही बरसी है बारिश कहीं पे। M9 मोटरवे, ठीक है, गडाब, नूरियाबाद, बहरिया टाउन में मूसलाधार बारिश हुई है। ओहो। अब आप बैठ के जेलस नहीं होइएगा। सुरजानी, नॉर्थ कराची, मेट्रोवेल, औरंगी, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद में भी अब्रे करम बरसा। और शहर में सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 7, गुलशन हदीद में 4 और किमाड़ी में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। बाकी लोग पता नहीं हब्स और गर्मी का ही शिकार मेरे ख्याल में अगर नापा जाए तो 1-8 मिलीमीटर तो हमारी साइड पे भी होगी लेकिन वो काउंट नहीं करती। अब हम तो चाहते हैं कि तरसे हुए लोग के बारिश ऐसी हो कि छतों से पानी नीचे गिरे, छतों पर पानी खड़ा हो, या फिर पानी चलता हुआ दिखाई दे, बहता हुआ दिखाई दे। लेकिन अच्छी खबर नहीं है जो मैं बताने जा रही हूँ। वो क्या? अब ये कह दिया महकमा मौसमियात ने कि जुलाई तक तेज बारिश का कोई इम्कान बस कर दें सदफ, माइक बंद कर दें इनका। नहीं, मैं ये तो मैं महकमा मौसमियात को कोट कर रही हूँ, मेरा स्टेटमेंट नहीं तो है। ऐसी बात कह भी क्यों रही हैं आप? तेज बारिश हुई कब है जो अब मजीद नहीं होगी? वाक़तन नहीं होगी। कोई स्पेल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। वाक़तन। तो ये जो होना था हो गया, बस बस ये खत्म, फिनिश, बस टाटा बाय बाय। बस आप अब्रे करम जो है ना, बारिश जो थोड़ी सी होनी है उसको अब्रे करम को बरसा दे, या वो इलाका में बता दे कराची का जहाँ पर बरसात होती है, हम थोड़ी देर जाके वहाँ पर बारिश का मजा ले लें। मुझे अंदाजा करें, मेरे दोस्त हैदराबाद से स्टोरीज लगा रहे हैं कि भाई बरसात हो रही है और बारिश बरस रही है, पकौड़े भी बन रहे हैं, और ये भी स्टोरीज लग रही हैं। अब मैं कैमरा लेके खड़ा रहा, लेकिन वो कतरे तक बारिश के पानी के नहीं आ रहे थे उसमें। तो अब बंदा क्या कर सकता है? अल्लाह ताला से दुआई कर सकते हैं। खैर, अल्लाह ताला के हर बात में, हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत होती है। आई एम श्योर कि अगर बारिश तेज़ बरसेगी तो कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी, इसके लिए आपको जुलाई के आखिर तक वेट करना होगा। अगस्त का फर्स्ट, फिर वही अगस्त का फर्स्ट वीक आ गया है। सो ये पूरा जो जुलाई भी शुरू हुआ है, ये कहाँ तक पहुँचेगा, इसमें हमारी क्या हालत होगी गर्मी में, ये हमें एक ज़माने में मैं एक जगह काम किया करता था, एक इदारे में, तो वहाँ पर हमें इंक्रीमेंट्स के हवाले से ऐसे लारे लगाए जाते थे कि अगले महीने, फिर उसके बाद अगले महीने, फिर वहाँ पर। तो बहरहाल बस ये उसी जगह होता था। ये उसी जगह होता था बस। क्या अशफाक से बात आगे नहीं की जा रही? चलिए मैं आगे बता देती हूँ। ज़रा कराची से निकलते हैं, सिंध यानी कराची मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं, सिंध के बात करते हैं। वहाँ पर जी बारिशों का आगाज़ हो गया, मानसून, और सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेन एमरजेंसी है। तो हुकूमत ने सूबे भर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है, जबकि हैदराबाद, दादू, मटियारी समेत दीगर अजला में बादल बरसे और बरसात से गर्मी के सताए शहरियों ने फिर सुख का सांस लिया। उमरकोट की बात कर लें, गिरदोनवा की बात कर लें, वहाँ पर भी मौसम काफ़ी खुशगवार रहा और सबसे ज़्यादा बारिश जी पड ईदन में 8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, टेंडोजाम 5, छोर में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और रेस्क्यू 1122 के मुताबिक सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू की टीमें मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हैं और किसी भी सूरत हाल से निपटने। मैं यहाँ पर अपने प्रोड्यूसर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आइंदा किसी शो में, जब ये प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात की जानिब से दी गई थी कि इस दफ़ा जो है वो पिछली दफ़ा से दुगनी बारिशें होंगी, तो मैंने कहा था कि जहाँ पर 1 मिलीमीटर होती होगी वहाँ 2 मिलीमीटर हो जाएगी, दुगनी ऐसे ही हो सकता है। तो वही हिसाब है कि पड़ीदन का हम हवाला दे रहे हैं, वहाँ पर 8 मिलीमीटर बादल बरसे, तो वहाँ पर मतलब आप सोचें कि अलमिया ये है कि उस पर भी रेन इमरजेंसी हम नाफिज कर रहे हैं। तो चले, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सरदार सरफराज साहब।
भाई बात ये है कि मैंने उस वक्त जब आपने शुरू में कहा था ना कि इस दफ़ा बारिशें ज़्यादा होंगी, मैं तब भी आपसे जवाब के दौरान ही कहा था कि जहाँ 1 मिलीमीटर कराची में होती थी वहाँ 2 मिलीमीटर हो जाएगी। यकीन करें कल तो इंतज़ार कर करके इंतहा हो गई इंतज़ार की, लेकिन बरसात की कोई ख़बर एज सच नहीं आई। घुटन ज़दा माहौल में हल्की फुल्की बरसात हुई। आपका क्या इस पर मौक़िफ़ है सरदार सरफराज साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो मामूल से ज्यादा का कहा गया था वो तो पूरे सीजन के लिए कहा गया था। सीजन तो अभी काफी उसमें बाकी है, अभी तो सीज़न तो अभी 8-10 दिन ही बाकी गुजरे है। हैं मॉनसून सीजन के। ओके। लेकिन ये हुआ कि कल कराची में जाहिर है कि पूरा समाज, जैसे आपने खुद जिक्र किया, पूरा हो गया था, मतलब एवरीथिंग वाज जैसे कहते हैं ना फेवरेबल। अब आखिर में हो के नहीं दी, वो क्लाउड जो है ना वो सी की तरफ निकल गए, सरफराज कराची साहब, के ये क्या बात कर दी आप? ईस्टर्न साइड से समंदर की तरफ निकल गए, हाँ। और जिसका कोई इम्कान नहीं था कि उधर जिसे उनसे कि जाना पतली चाहिए, गली वो से शहर की निकल तरफ गए ही आना चाहिए। सरदार साहब, पतली गली से बादल निकल गए। तो मैं तो कहता हाँ हूँ कि बिल्कुल, साइड साइड से, यानी कराची के अतराफ में होती रही। आपने जैसे बताया कि बहरिया टाउन में, गडाब में, सुरजानी में हुई, इधर गुलशन हदीद में हुई, और शहर के अंदर बस होके नहीं थी। बस वो नामालूम लाइट हवाएं रेंज जो थी ना वो बादलों को ट्रिजल उड़ा ही के ले गईं, कुछ ऐसे ही हुआ। सरफराज साहब, जो मेरे पास एक खबर पहुंची, ज़ाहिर है मुख्तलिफ पेजेस फॉलो कर रही होती हूँ मौसम से रिलेटेड, वेदर एप्स, तो वो ये बता रहे हैं अब बारिशों को भूल जाएं कराची वाले, हुई तो जुलाई के आखिर में या अगस्त के फर्स्ट वीक में, तो ये सीज़न स्पेल ख़त्म हो गया हमारे लिए। नहीं, ये स्पेल के नतीजे में तो कोई पहले भी, जैसे आपने फोरकास्ट देखी है, तो कराची के लिए लाइट टू मॉडरेट रेन ही में हम बता रहे थे सभी जगहों पर। मतलब ये जो 2 दिन थे, कल का दिन और आज का दिन, और उसके बाद तो नॉर्मल वेदर कराची का है ना, जैसे होता है क्लाउडी, विंडी और हल्की फुल्की ड्रिजल, लाइट रेन शाम में, रात में, उस तरह का वेदर होगा अगले 1 आध हफ्ते तक। फिर ये लग रहा है कि 18 या 20 जुलाई के बाद जो तीसरा हफ्ता होगा जुलाई का, या आखिरी 10 दिन, उसमें एक और स्पेल फिर आएगा सिंध की तरफ। तो इस तरह से ये ज़्यादा असल में मानसून हवाएं जो है ना ऊपर पंजाब की तरफ ही जाकर कन्वर्ट हो रही है। पंजाब में आपने नोट किया होगा पिछले दिनों बड़ा तेज अच्छा स्पेल हुआ है। जी जी। कल तक यानी परसों तक 7 तारीख तक बरसती रही बेशतर जगहों में बारिश, और उसी की वजह से अभी तक जो ओवरऑल है पाकिस्तान पूरे की एवरेज, पंजाब में जो ज्यादा बारिशें हुई हैं उसी की वजह से वो 22-23% ज्यादा हुई है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये देख रहा था सरदार सरफराज साहब, पे जब एवरेज करते हैं, ये जो जैसे आपके पास फेसबुक वगैरह पे पिछले साल या उससे पिछले साल की वो स्टोरीज या मेमोरीज आ रही होती हैं, तो उसके अंदर आज के जून के एंड से बरसात हल्की फुल्की मुख्तलिफ सालों में मैंने होती हुई देखी। इस दफ़ा सूरत हाल और ये क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी सूरत हाल कुछ मज़ीद अबतर होती जा रही है, ड्राउट ज़्यादा आ रहा है। जैसे आप कोयटा में थे तो आपने कहा कि वहाँ पर भी खासी गर्मी पड़ रही थी उस वक्त और बरसात वगैरह का इम्कान नहीं था। अब तो आप कराची में हैं गालिबन। जी कराची में हूँ। देखिए असल में फौरी तौर पे ना किसी एक इवेंट को एकदम हम क्लाइमेट चेंज से जो लिंक करने की वो करते हैं, ये कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती। इसमें असल में 2022 में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, वो एक तरह से आपको याद होगा सीन। उसमें ऑलरेडी जो पैसिफिक ओशन के मामूल से कम दर्जा हरारत होते हैं ना, जैसे लानीना कहते हैं, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। जी। इसका मतलब ये है कि उसके असरात फौरन जैसे ही मानसून ऑनसेट हुआ तो उसके असरात ऑलरेडी मौजूद थे या उसका इम्पैक्ट हो चुका हुआ था। अब की दफ़ा ये है कि अब जो है वहाँ के दर्जा हरारत मामूल पे आए हैं, पहले मामूल से ज़्यादा चल रहे थे, अब मामूल पे है, और आगे चलकर यानी अगले इस महीने के आखिर में या अगले महीने में वो मामूल से कम होना शुरू होंगे। तो इसका इम्पैक्ट यूजुअली 1 आध महीने का लैग टाइम होता है, यानी देर से होता है। तो इसका मतलब ये है कि जुलाई के आखिरी दिन या फिर अगस्त में ज़्यादा बारिशें आप तवक्को कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जुलाई। क्योंकि उनके जी। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो कंपेयर करते हैं ना पिछले, तो उसमें और इसमें ये फ़र्क है बुनियादी तौर पे। अच्छा, ये जो मुल्क के बालाई इलाकों में लोग आजकल काफ़ी सैर व तफरीह की गर्ज से भी जा रहे हैं और बरसात वगैरह के वहाँ पर भी इम्कानात खासी हैं, तो ये जो क्लाउड बर्स्ट वगैरह की सिचुएशन होती है ये तो प्रेडिक्टेबल नहीं होती वैसे, लेकिन कोई ख़तरा वगैरह तो इस सूरत में नहीं होता? सयाहों को तो हम वैसे भी बोलते रहते हैं कि आप एहतियात रखें, तो कोई मामूल से ज़्यादा बारिशें कहीं ऐसे पुरफज़ा मकामात पर तो एक्सपेक्टेड नहीं है? देखिए जो अगला स्पेल है ना, ये कल एक और एडवाइजरी हमारे इस्लामाबाद ऑफिस की तरफ से आई, तो 11 से ऑनवर्ड शुरू होगा, 11 से लेकर 14 या 15 तक जो 3 या 4 दिन होंगे, उसमें शुमाली इलाकों में दोबारा से अच्छी तेज़ बारिशें हैं। पूरे पंजाब में हैं, पंजाब के बेशतर इलाकों में, और ज़ाहिर है उसमें अगर वीकेंड पे लोग जाते हैं तो उस दौरान में तेज़ स्पेल है, तो उसमें एहतियात करनी चाहिए।
यानी 11 से लेके 13 या 14 तक जो 4 दिन होंगे कम से कम, उसमें उन इलाकों में तेज पहले दोबारा से बारिश होगा। और कुछ इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जाहिर है कि फिर फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है, तेज बारिश हो, 50-60 मिलीमीटर बारिश हो जाए अगर आधे घंटे में पहाड़ी। जी चले ठीक है। थैंक यू सो मच सरदार सरफराज साहब। और देख जी, मौसम के हालात अब आपके सामने, अब आप इसी को बारिश समझें। बारिश को अगर आपने एंजॉय करने की कोई प्लानिंग की हुई थी तो बस जैसे ही आपको लगे बादल छा गए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है, दिस इज़ द बारिश फॉर यू कराची वालों। तो उसी में आप पकौड़े भी इंजॉय कर लें, उसी में आप मौसम भी इंजॉय कर लें। लेकिन ज़रा हम भारतीय शहर मुंबई, अच्छा पार्टीशन से पहले कराची और बॉम्बे जो थे वो एक ही शहर होते थे, लेकिन वहाँ पर तो तूफानी बारिशें हो रही हैं। सो ये कौन सा फिनोमिनन है? बस वो कहते हैं कि वो वही वाली बात आ गई, वो तेरे नसीब की बारिशें मुंबई पे जाके बरस गई। अच्छा, वहाँ पर तो तूफानी बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि निज़ाम ज़िंदगी वहाँ पर दरहम बरहम हो गया है। मनाजिर भी अब हम आपको दिखा देते हैं। यानी कि बादलों ने चंद घंटों में 300 मिलीमीटर बारिश बरसा दी। ये होती है बारिश 300 अच्छा, बेसिकली ये वही फिनोमिना है जिसका हम बात कर रहे थे। सरदार सरफराज साहब से मैंने पूछा था क्लाउड बर्स्ट का, यानी कि जब कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हो जाए तो ये क्लाउड बर्स्ट के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन आप देखिए कि इससे पहले भी हमने इंडिया के हवाले से बताया था कि वहाँ पर मानसून की काफ़ी बारिशें हो रही थी, और अब ये देखें कि मुंबई भी इसकी लपेट में है, और 300 मिलीमीटर बारिश होना, दैट इज़ अ लॉट। लेकिन हम जिस तरह से बात कर रहे थे तो सरदार सरफराज साहब ने ये कहा कि बेसिकली किसी एक वाक़े को दूसरे वाक़े से इस तरह से जोड़ना और ग्लोबल वार्मिंग से उसको अटैच करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये था कि ये बेसिकली एक पैटर्न बन चुका है कि बारिश का ना होना, या फिर मामूल से कम होना, या फिर मामूल से ज़्यादा होना, वो भी एक अलार्मिंग और कंसर्निंग चीज़ होती है। मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं तमाम तर चीज़ें। पहले फिर भी आप मानसून सीज़न को प्रेडिक्ट कर सकते थे, उस हिसाब से तैयारी कर लेते थे जो भी वहाँ के कंसर्न अथॉरिटीज़ होती थी। लेकिन अब जिस तरह मुंबई में बारिश हुई, या जिस तरह हमारे जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर हो रही है, या जो हमारे जो दीगर इलाके हैं वहाँ बारिश नहीं हो रही है, सो एक बड़ा डिफरेंट किस्म का मंजर हमें नज़र आ रहा है। अब ज़रा दुनिया भर के हम दर्जा हरारत की बात कर लेते हैं। तो दुनिया का औसत दर्जा हरारत मुसलसल 12वें महीने रिकॉर्ड सतह पर आ गया है। और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, यूरोपियन मौसमियाती इदारे क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट क्या बताती है? वो ये बताती है कि आलमी दर्जा हरारत गुज़िश्ता एक साल के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि जुलाई 2023 से जून 2023 के दौरान आलमी दर्जा हरारत तमाम तर रिकॉर्ड्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा रहा। और इसी तरीके से 2015 के पेरिस मुआहदे में तय हुआ था कि आलमी दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ नहीं करने दिया जाएगा। तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि ये मुसलसल 13वां महीना है जिसने गर्म तरीन होने का रिकॉर्ड कायम किया है। अब क्या करना था और क्यों ऐसा नहीं हो सका, ये बड़े सवाल है। जाहिर है कि उसके अंदर जो आपकी कार्बन एमिशन से लेके 10 तरह के और मामलात होते हैं जिनको आपने मैनेज करना था। मैं हैरान होता हूँ कि अगर आप ये सोचें कि जिस तरीके से ये सिलसिला बढ़ता रहा तो फिर लोग कैसे मैनेज करेंगे, लोगों की हेल्थ मुतासर हो रही है। आपको पता है सदफ अब्दुल जब्बार कि ये शदीद गर्मी और हब्स की वजह से लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों को ब्लड प्रेशर की इशू हो रही हैं, लोग डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से मैनेज करें। क्यों? अगर वो उससे बचने के लिए एसी चलाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर जो बिजली का बिल आता है वो उनको स्ट्रेस में मुब्तला करता है, और अगर नहीं चलाते तो फिर हालत ये होती है कि बेहाल होते हैं। लोड शेडिंग का अलग मसला है। अजीब से गिल्ट में रहते हैं आप, जितने देर एसी चलता रहता है आप सोचते रहते हैं हो एसी चल रहा है, अब बिल आएगा तो स्ट्रेस फैक्टर बड़ा बैक ऑफ योर माइंड ये चीज कंटिन्यूअसली आपके माइंड में प्ले होती रहती है। और ऊपर से एक और मसला ये है कि अब ये है कि ये जो 20 से 22% ये GST का निफाज है, जी हाँ, उसके निफाज से कबल ही दवाएं महंगाई के मर्ज में मुब्तला हो गई हैं। यानी कि आप ये देखें कि 150 रुपए वाला शुगर की टैबलेट का, यानी कि जो डायबिटीज़ के इलाज के लिए जो स्ट्रिप मिलता था वो अब 350 रुपये का मिल रहा है, और एक हद से ज़्यादा कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और कराची समेत सिंध भर में ये सूरत हाल ज़्यादा देखने में आ रही है। अच्छा, एक तो ये है कि मनमानी कीमतें वसूल की जाती हैं, हर मेडिकल स्टोर के अपने रेट हैं। फिर यह है कि दिल के अमराज की दवाएँ 30 से 40% महंगी हो गई हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि आप ये एक दफ़ा कभी मतलब जिनके वालिदैन ज़ाहिर है कि किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो वो अगर अद्वियात लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि एक बार दवा अगर फ़र्ज़ करें कि कोई 2500 रुपये की आपने ली तो उसके बाद 3500 रुपये की वो अद्वियात मिलेंगी या 4000 रुपये की मिलेंगी, और एकदम आप इजाफा देखेंगे। तो ये हैरान कुन बात है। हालांकि ये ज़िंदगी आपकी मतलब ये आपके लिए एक लाइफ सेविंग एक तरह से ड्रग्स होती है। मैं हैरान हूँ
कि ये कोई अय्याशी की चीज़ नहीं है, बिल्कुल। ये मजबूरी है आपकी कि आपने खाना है, और लेकिन उसके बावजूद ये हाल है। अब आप ये देखें कि ORS का पत्ता, ORS का जो पैकेट मिलता है, यानी कि जो निमकोल का एक वो होता है, उसका चक्कर ये है कि आप किसी भी गर्मी होती है, हब्स हो रहा हो, आपके जिस्म में पानी की कमी हो, तो आप क्या करते हैं कि आप निमकोल पीते हैं ताकि आपके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हों। अब वो 10 रुपए का जो पैकेट मिला करता था, वो पैकेट अब 30 रुपए का हो गया है। मैं हैरान हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को तजवीज़ कर देते हैं। ये वही हाल है, आपको याद होगा कि पिछले दौरे हुकूमत में वो जब सर दर्द की गोलियां होती थी तो उसकी कीमतों में इजाफा हुआ था। तो क्या हुआ, 1 रुपए की गोली थी 3 रुपए, जो 10 रुपए का पत्ता था वो 30 से 50 रुपए। और इसका एक पहलू भी है, अशफाक, और वो ये है कि जब आपके पेरेंट्स को ये पता हो कि आपके बेटे की सैलरी कितनी है, उसके बाद जब उनको ये अंदाज़ा हो महंगाई में इजाफा हो रहा है, और फिर वो सोचते हैं कि भाई 20-22 हज़ार पूरे महीने में मेरी दवाइयों पे ही खर्च हो जाते हैं, या उससे भी अगर कम खर्च हो रहा है, तो उन्हें वो कहते हैं मेरी दवाई मत लाना, जो नहीं खाने से इनकार कर देते हैं। हाँ, वो दवाइयाँ खाने में डंडियां मार रहे होते हैं। आप यकीन कीजिए कि आपके वालिदैन ऐसा करते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैंने महीने की दवा ला के दी थी, महीने के एंड में चेक करेंगे दवाएं खत्म नहीं होंगी। एंड देन यू हैव टू टेल देम कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दवाएं इतनी महंगी, आपको छुपाना पड़ती है, आपको बातें छुपानी पड़ती हैं उनसे। लेकिन वालिदैन तो फिर कहते हैं ना, वालिदैन होते हैं, उनको आइडिया हो जाता है। तो ये एक अलग फैक्टर है जिससे घरों में सब हम देख रहे हैं कि इस वक्त डील कर रहे हैं। अनवर खान हमारे नुमाइंदे साथ हैं, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में जितने डायबिटिक्स पेशेंट हैं वो सबको पता है, इसमें भी हम देख रहे हैं 25 से 30% इजाफा हुआ है जो शुगर से रिलेटेड दवाएं हैं। तो अनवर ज़रा हमें बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है जो इजाफा हुआ है उसके बाद, और ये ख़ास तौर पर जो ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाएं हैं जिसे हम कहते हैं ना सर दर्द की दवाएं, इनमें भी क्या इजाफा हुआ है मनमाना? जी देखें, इस वक्त अगर बात की जाएगी कराची समेत सूबे सिंध के अंदर जो अद्वियात की इस बुलंद तरीन और मनमानी कीमतें हैं, पहले हम गुफ्तगू कर लेते हैं काउंटर पे मिलने वाली मामूली नोयत की अद्वियात के, जिसके अंदर सर दर्द और बुखार की अद्वियात होती हैं। 2022-23 में इस सर दर्द का और बुखार की गोलियों के जो पत्ते थे, जो पैकेट थे, वो 10 से 15 रुपये, मैक्सिमम 13 रुपये के अंदर बासानी दस्तियाब होते थे। और इस तरह 2023 के अंदर ये कीमतें आगे बढ़ते बढ़ते 20, 25, 30 और आज 2024 के अंदर सर दर्द और बुखार की गोलियां 50 रुपये से तजावुज़ कर चुकी हैं। काउंटर पे मिलने वाली ये मामूली नोयत की अद्वियात हैं। अगर हम इसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं और फिर हम बात करते हैं उन अद्वियात की जो कि दायमी अमराज होते हैं, जिसके अंदर शुगर, बुलंद फुशार खून और दिल के अमराज शामिल होते हैं। ये वो अद्वियात होती हैं जो कि ज़िंदगी भर मरीज़ों को लेनी पड़ती हैं। इनकी अगर हम कीमतों की बात करेंगे तो ये कीमतें डी रेगुलेट होने की वजह से इंतहाई बुलंद तरीन सतह के ऊपर हैं। और मामूली नोयत यानी वो अफराद के जो कि इस वक्त 30 से 35 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं, अगर उसकी बात की जाएगी, वो अपने घरों के अंदर पहले बासानी 8 से 7 हज़ार की ये अद्वियात आती थी, और आज ये बजट तेज़ी से तजावुज़ करता हुआ 15 से 16 हज़ार को क्रॉस कर चुका है। और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक के अंदर शामिल है जो कि शुगर के हवाले से दूसरे और तीसरे नंबर के पैरामीटर के अंदर आते हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे अमराज क़ल्ब की अद्वियात की, जो कि 30 से 35% महंगी हुई हैं। 2022 के अंदर 15% थी, फिर 2023 के अंदर ये 30 से 25 पर आई, और अब कमोबेश 40% के ऊपर हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कैंसर के अमराज की, तो कैंसर के मर्ज से मिलने वाली एक टैबलेट के जिसका ब्रांड नेम तो नहीं लिया जा सकता, उसका पत्ता अगर लोकल फर्म का लेंगे तो वो 8 से 9 हज़ार रुपये का है। उसके अंदर 30 टैबलेट होती हैं, और इस वक्त सिंध भर के अंदर वो नापैद है, और ब्लैक के अंदर 15 हज़ार में बासानी दस्तियाब है। सबसे ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि अद्वियात की इन कीमतों की जो बुलंद तरीन सतह है, ये वो सतह है जो कि मनमानी और डी रेगुलेट होने के नतीजे के अंदर सामने आई है। अभी ये डी रेगुलेट करने का जो फैसला था, ये थोड़ा सा हमें इस पर रोशनी डालिएगा। इसके मकासद क्या थे, और क्या मकासद पूरे हुए, या फिर सिर्फ अवामी टॉर्चर हो रहे हैं इससे? देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी की शिकायत सामने आई थी कि बास मखसूस अद्वियात कि जिसको कंट्रोल कर लिया जाता है, उसके नतीजे के अंदर उनको खासी मुश्किलात का सामना रहता है। तो हुकूमत ने किसी हद तक जाकर रिलीफ दिया, और डी रेगुलेट करने का नतीजा ये हुआ है कि उसका सारा का सारा बर्डन आवाम के ऊपर आया है। ख़ास मखसूस नोयत की अद्वियात थी कि जिन्हें डी रेगुलेट किया गया था। अब अगर बात करें हम इस तमाम तरह सूरत हाल की, कि अब जो बुलंद तरीन सतह कीमतों की, ये वो कीमतें हैं जो कि इस वक्त 20 से 22% GST अभी इनके ऊपर लागू नहीं हुआ है। जिस दिन यानी आइंदा आने वाले चंद रोज़ के अंदर जब GST इनके ऊपर नाफिज हो जाएगा, तो ये जो बर्डन है ये कमोबेश
एंटीबायोटिक अद्वियात, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये घर के एक फर्द के इस्तेमाल होने वाली अद्वियात 20 से 25,000 रुपए महीना के ऊपर चली जाएगी। एक और सिलसिला है, तो तमाम की तमाम वो सूरत आ रही है कि जिसका इदराक नहीं किया गया। अच्छा, एक और सिलसिला ये भी है कि एक तो चले फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने चीज़ें महंगी की, दूसरा ये है कि हर जो मेडिकल स्टोर है उसका रेट अलग होता है, यानी कि कुछ किसी और रेट पर दे रहे होते हैं। फिर आपको ये भी पता है कि एक दफ़ा छापा मारा गया था तो पता चला था कि मेडिकल स्टोर्स वाले जो हैं वो खुद अद्वियात को शॉर्ट किए बैठे हैं, यानी कि छुपा के बैठे हैं ताकि उनकी कीमतें बढ़ा के उनको बेचा जा सके। तो उसके तदारुक के लिए कुछ किया जाता है, कोई इक़दाम होते हैं या नहीं? जी देखिए, अमनन इक़दामात के हवाले से नोटिफिकेशन और अहकामात जारी किए जाते हैं 1 से 2 और महीने में कभी कभी दिखाने के लिए 3 से 4 कार्रवाइयाँ कर दी जाती हैं। ये जो बुनियादी जिम्मेदारी बनती है ये बनती है डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके साथ साथ जो सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर DHOs होते हैं और असिस्टेंट DHOs होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि मुतल्लिका अजला के अंदर जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर जाके कीमतों का तयन करें, उनकी जाँच पड़ताल करें। शहर के कमोबेश तमाम ही मेडिकल स्टोर के ऊपर सबके अपने अपने रेट हैं। एक दुकान के बाद आप दूसरी और तीसरी दुकान पर जाएंगे तो वो रेट तेज़ी से बढ़ते जाते हैं और बसा औकात ये भी होता है कि जहाँ 5 से 10% आपको डिस्काउंट फराहम किया जाता है। खासी हद तक तिब्बी माहिरीन इस बात का इंदिया भी देते हैं कि वहाँ फराहम की जाने वाली अद्वियात मुबीना तौर पर जाली भी होती हैं। तो ये तमाम तरह सूरत हाल है कि जिसका इदराक और तदारुक नहीं किया जा रहा और मुतालिका DHOs और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, जो मुतालिका जगहें होती हैं कि जहाँ का मुआयना जो कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है अनवर, थैंक यू सो मच। तो ये सूरत हाल है और अब आप देखेंगे आवाम कहाँ कहाँ परेशान नहीं है। और जैसे कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि पिछले दिनों जब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पर टैक्स आयद किया गया, उन्होंने एहतजाज किया, टैक्स वापस ले लिया गया। फिर डेयरी फार्मर्स के ऊपर भी ऐसा ही हुआ, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन हम हमेशा कहते हैं जो सैलरीड क्लास है ना, इस पर टैक्स लगता है, हर बजट में टैक्स लगता है, मगर इनकी कोई एसोसिएशन नहीं है, इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनके साथ और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, सैलरी क्लास अलायंस जिनका नाम है। उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं और हम सब उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। लेकिन उसका कोई असर होगा ये जानना होगा। ब्रेक के बाद। चले जी, अब ये है कि वो मजलूम जिनकी गर्दन पतली थी और जिनकी कोई नहीं सुनता था। वैसे तो अगर एक्सपोर्टर्स पे अगर आप ये देखें टैक्स लगा रहे हैं तो वो जाके बात करके अपनी मनवा रहे हैं, ज़राई शोबे पर बात होती है तो वो जाके अपनी बात मनवा लेते हैं, ताजरों पे लग रहा है तो वो जाके जी बैठ के अपनी बात मनवा रहे हैं। लेकिन सैलरीड क्लास का कोई पूछने वाला नहीं था और ये वो क्लास थी कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स देती थी। अब इसके भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है सरकारी मुलाजमीन जिनकी हर साल बजट की आमद के साथ ही उनकी तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा कर दिया जाता है, है। तो वो इस मामले में फिर भी निस्बतन बेहतर हैं। हालांकि मैं फिर भी ये कहता हूँ कि इजाफा तनख्वाहों में 2 हिसाब से होना चाहिए, एक तो इन्फ्लेशन बेस्ड और दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड। फिर आ जाते हैं प्राइवेट मुलाजमीन। प्राइवेट मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा अमूमन उस हिसाब से होता है कि जब वो एक इदारे से किसी दूसरे इदारे में छोड़ के जा रहे हों या फिर कभी किसी एतबार से मालिकान को ख्याल आ जाए कि उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं और उसके ऊपर अगर सालाना बुनियादों पर जो उनके ऊपर टैक्स लगता है उसमें हर साल इजाफा ही इजाफा होता है, उतनी शिद्दत से इजाफा होता है जितनी बाकी। और जो सरकारी मुलाजिम है वो तो बाद में पेंशन भी लेते हैं, लेकिन जो प्राइवेट इदारों में काम कर रहे हैं उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि बड़ा आसान होता है सैलरीड क्लास पे टैक्स लगाना, क्योंकि उनको सैलरी ही तब मिलती है जब वो उनकी सैलरी से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि आप डबल टैक्सेशन का शिकार हैं। आपकी वो जो टैक्स शुदा आमदनी है उसके बाद आप जो भी खर्चा उससे करेंगे उस पर आपको सेल्स टैक्स, दीगर टैक्सेस आपको उस पर देने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिजली, पानी, सब पे टैक्स है, सिवाय जो हम ये सांस ले रहे हैं इसके अलावा सब पे। अभी तो ज़ेरे ज़मीन पानी पे भी टैक्स लग गया है। तो ये मामला उठाया गया है। कराची, इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में एहतजाज भी किया गया है और तनख्वाहदार तबके पर ये जो टैक्स लगाने को जुल्म करार दिया गया है, मजीद जो टैक्स लगाया गया है। और अब ये है कि गुज़िश्ता माली साल तनख्वाहदार तबके ने 1874 अरब रुपए में से 264 अरब रुपए टैक्स दिया था। और फिर ये है कि क्या होगा, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं सैलरीड क्लास अलायंस, वहाज सिराज साहब। थैंक यू सो मच वहाज साहब। और आप यकीन कीजिए कि एक तरह से वो ताज़ा हवा का झोंका की तरह आप हमें लग रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते थे कि सबकी बातें
सबके मामलात पर कोई ना कोई बात कर लेता है, और ख़ास तौर पर ये जो इक़्तिदार के ऐवान हैं वहाँ पर भी रसाई उन लोगों की है जो कि सैलरीड क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखते। तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने इस मामले को उठाया। तो अब तक आपके एक तो मुतालबात क्या क्या हैं, ये ज़रा आप भी थोड़ा सा दोहरा दीजिए, और फिर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है इस पर। जी, मुतालबा बड़ा सिंपल है। मुतालबा ये है कि जो सैलरीड क्लास जो कि तकरीबन 40 से 50 लाख लोग हैं पाकिस्तान में, और उनके साथ जो ख़ानदान है उन पर मुश्तमिल है, उस पर ये जो ज़ालमाना टैक्स है ये पिछले 4 सालों में 3 गुना बढ़ गया हुआ है। यानी 3 गुना बढ़ गया, वो हर साल 75% के हिसाब से बढ़ रहा है। और इस वक्त जो मिनिमम वेज है वो तकरीबन 37,000 पर मंथ होने जा रही है, जो बिल्कुल एक मिनिमम वेज जिसे कहते हैं। ठीक है। और 50,000 अगर आपकी तनख्वाह है तो वहाँ से ये टैक्स शुरू हो जाता है जी। और पिछले 3 सालों से ये जो मिनिमम लिमिट है 50,000 से, इसको नहीं बढ़ाया गया। हम ये कह रहे हैं कि यार इस जो मिनिमम लिमिट है इसको 50,000 से बढ़ा के कम से कम महंगाई के हिसाब से इसको 1 लाख रुपया करें। सैलरीड क्लास जो कि पिछली कई दहाइयों से बड़ी दयानतदारी से टैक्स देती आ रही है, उस पर टैक्सों के बोझ को कम किया जाए। हम ये नहीं कहते कि सैलरीड क्लास टैक्स नहीं देना चाहती, एक वाहिद क्लास जो टैक्स देती है। और पाकिस्तान में तो ये कानून है कि जो कानून की पासदारी कर रहा है उसे और दबा दें, और जो कानून को और जो कानून की पासदारी नहीं कर रहा उसे खुला छोड़ दें। तो वो क्लासेस जो टैक्स नहीं देती, जिसमें बहुत सारे दूसरे तबकात हैं, उन पर आप टैक्स लगाएं, ना कि सैलरीड क्लास का जो कि पढ़ी लिखी क्लास है। और आजकल जो नौजवान है वो तो कहते हैं हमने इस मुल्क में काम ही नहीं करना। उन पे टैक्स लगाना आसान है। अब ये बताएं, आप लोगों ने एहतजाज किया, हमने देखा, इस एहतजाज को आप समझते हैं कि मजीद आगे बढ़ेगा, कोई असर होगा, क्या मैकेनिज्म है, क्या किया जा सकता है कि सैलरीड क्लास जो है वो अपना कहते हैं ना हालात बताए कि भाई हमारे हालात ये हैं और कोई इस पे अमल करे? जी, हमारे हालात तो इस वक्त ये हैं कि इस वक्त जो मतलब एक जो औसतन सैलरी क्लास का बंदा है उसकी तनख्वाह में सिर्फ बिजली का बिल ही अदा हो सकता है। तो यानी बिजली इतनी महंगी होगी। तो अब ये है कि हम इस एहतजाज को आगे बढ़ा रहे हैं, पुरअमन एहतजाज को हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, हम पार्लियामेंटेरियन से मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब ये जो सैलरीड क्लास पूरे इस मुल्क को आगे लेकर चल रही है, इसकी भी आवाज़ सुने, आप भी इसकी आवाज़ बने। जो भी इस वक्त ईवानों में लोग बैठे हुए हैं, इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, इख्तलाफ में बैठे हुए हैं, वो हमारी आवाज़ को सुने। लेकिन वाहिद साहब एक बात ये है कि इसके अंदर भी डिवाइड है ना। मैंने जिस तरह से अपने इब्तिदाइये में तस्करा किया कि गवर्नमेंट मुलाजमीन आ जाते हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स आ जाते हैं, उनकी तरजीहात और उनकी सोच डिफरेंट है, क्योंकि एक तो जॉब सिक्योरिटी है, दूसरी चीज़ यह है कि हर साल उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि तरीक़ेकार क्या होता है, या तो आप यू आर गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी तो फिर ख्याल आएगा, या फिर ये है कि 6-7 साल बाद किसी को, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद किसी को ख्याल आया। और वो भी इन्फ्लेशन बेस्ड इंक्रीमेंट एक अलग चीज़ है और परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट एक अलग चीज़ होती है, इसका भी ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये तो मसाइल तो बहुत सारे हैं। तो उस डिवाइड को कैसे कम करके आप आगे बढ़ेंगे? इस डिवाइड को देखिए, और ये जो सैलरीड क्लास है, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हैं, मैं समझता हूँ उन मुलाजमीन को इकट्ठा होना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन से हमारा कोई इशू नहीं है, कोई डिवाइड नहीं है। लेकिन जो हुकूमत अपने खर्चे करती है उस खर्चों पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है। हुकूमती जो याशियाँ हैं, जैसे अभी कल खबर आ रही थी कि आपका जो ईवान सदर का जो घास का बिल है वो 6 करोड़ रुपया सालाना है। यानी घास को पानी देने का बिल 6 करोड़ रुपया है। तो और ये हमारे टैक्सों के खून पसीने की कमाई है। इस कमाई को किसी अच्छी जगह पे लगाएं, गरीबों पर लगाएं, स्कूलों में लगाएं, सेहत में लगाएं। और जो सैलरीड क्लास है वो मुत्तहिद होकर इस कॉज को आगे बढ़ाएं और इस आवाज़ को इतना बुलंद करें, पुरअमन तौर पे इस तहरीक को इतना चलाएं कि हुकूमत अपने इस डिसीजन को चेंज करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन हुकूमत का एक मौक़िफ़ ये भी है, मैं एक वज़ीर की गुफ्तगू में सुन रही थी एक टेलीविज़न पे, वो कह रहे थे जी ये लोग हैं ही कितने, आप मुझे बताएं। 1 लाख और उससे ऊपर जिनकी तनख्वाह है, आखिर उनकी तादाद कितनी है? तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हमने उन पर टैक्स लगाया है। दूसरे वो ये कहते हैं कि दूसरे वो ये कहते हैं कि देखें हमें तो टैक्स कलेक्शन करनी है और हम आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नेट को बढ़ाएंगे भी, लेकिन आगाज़ कहीं से तो करना है। तो ज़ाहिर हुकूमत ने अपने खर्चे पूरे करने, आसान शिकार कौन है? सैलरीड क्लास।
सैलरीड क्लास की जो प्राइवेट मुलाजमीन की जो तादाद है वो तकरीबन 40 से 50 लाख है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा है। और ये सारे पढ़े लिखे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप टैक्स, हम तो ये मुतालबा कर रहे हैं पिछले कई सालों से कि टैक्स नेट को बढ़ाएं, एग्रीकल्चर पे, जागीरदारों पे टैक्स लगाएं, रिटेलर्स पे टैक्स लगाएं, और जो बड़े बड़े रिच क्लास जो टैक्स अवॉइड करती है उन पे टैक्स लगाएं। हाँ। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है ना कि वाज साहब, सिलसिला ये है कि एक तो ये है कि आपका रुपया जो है वो अनफॉर्चुनेटली बेवकूफ़ हो चुका है। यानी कि परचेजिंग पावर अगर फ़र्ज़ करें पहले लाख रुपए की थी, अब आपकी 61,000 रुपये, लाख रुपए कमा रहे हैं, 61,000 रुपये आपकी परचेजिंग पावर है, 39,000 आपके गायब हो गए। ये तो सीधी सी बात है। दूसरा ये है फिर उसके बाद आपके ऊपर फ़र्ज़ करें टैक्स लगाए, टैक्स लगने के बाद फिर अगला टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, वो इनडायरेक्ट टैक्स आपको और मार देता है। तीसरी चीज़ आपको कौन सी मारती है कि गली मोहल्ले में कहीं पर भी आप चले जाएं, आपको ये जो प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म ना होने के बराबर है। तो जो ठेले वाला खड़ा हुआ है, जो बाकी दुकानें वाले खड़े हुए, आपको पता है वो टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन उसके बावजूद मनमाने नर्ख वसूल कर रहे हैं। तो एक बंदा जो वाइट कॉलर जॉब कर रहा है उसको पूछने वाला कोई नहीं है, और उसकी कमाई और उसकी मतलब इज्जत नफ्स मजरूह होती जा रही है। तो ये बहुत से मसाइल हैं जिनका सामना है। ऐसे ही है बिल्कुल, मतलब और यानी ये हुकूमत अब ये कर रही है कि टैक्सों को इतना बढ़ा दें कि लोग उस टैक्स को छुपाना शुरू कर दें। पूरी दुनिया में ये होता है कि जो नॉन कंप्लाइंट सेक्टर हैं उन्हें हुकूमत इंसेंटिव देती है कि वो कंप्लाइंट सेक्टर में आए। यहाँ पे ये हो रहा है कि कंप्लाइंट सेक्टर को इतना स्क्वीज किया जा रहा है कि वो अब नॉन कंप्लाइंस की तरफ चले जाएंगे और वो एक ग्रे मार्केट में चले जाएंगे। यानी अब मुलाजमीन ये मुतालबा करते हैं कि जनाब आप हमें जो सैलरी है वो कैश में दें, हमारे अकाउंट में नहीं दें, ताकि आप हमारा टैक्स नहीं काटें। तो जब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा तो ये तो पूरे मुल्क का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। और ये भी इस पे आप क्या कहिएगा कि देखें मुल्क भर में पॉवर्टी इरेडिकेशन की पॉलिसीज आती हैं, यहाँ पे आपका जो मिडिल क्लास है आप उसे पॉवर्टी की तरफ धकेल रहे हैं, जो अपर मिडिल क्लास है आप उसको और नीचे लेकर आ रहे हैं। तो हुकूमत वेल्थ क्रिएट करती है, वेल्दी लोगों को आगे इंसेंटिव देती है। इस पॉलिसी से आप इत्तेफाक करते हैं कि इससे तो ज़ाहिर है तबका भी पिस रहा है, इकोनॉमिक भी हमारी कोई इस पर ज़्यादा बूम करती नज़र नहीं आ रही। एग्जैक्टली ऐसी है, इकोनॉमी एक्चुअली लॉन्ग टर्म में नीचे की तरफ जा रही है। टैक्स नेट को बढ़ाएं, जो लोग टैक्सेस दे रहे हैं दयानतदारी से उन्हें फैसिलिटीज़ दें, उन्हें फैसिलिटेट करें, उन्हें इंसेंटिव दें उन्हें, और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे आप उन्हें टैक्स नेट में लेके आएँ, टैक्स नेट को बढ़ाएं। जो क्लास एक टैक्स देती आ रही है उसका जो ब्लड है उसे सक इतना ना कर लें कि उसमें जान ही ना रहे और वो मरी जाए। तो अच्छा, एक चीज, इज देयर एनी होप कि इस एहतजाज के नतीजे में कोई हमारी आवाज़, आपकी आवाज़ सुनी जाएगी कि नहीं, या बस ये एहतजाज होगा और कहेंगे जी इनकी बात कौन सुने, इनकी तो सैलरियाँ जी 1 लाख है, 50,000 के ऊपर है, तो दे कैन अफोर्ड। ये मैं समझता हूँ इस आवाज़ को मिल के उठाना चाहिए। इसमें सारे सैलरीड क्लास छोटे से लेकर बड़े तक उनको इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए पुरअमन तौर पर। और मैं समझता हूँ ये एक वो वाहिद तहरीक का आगाज़ है कि जो गैर सियासी होगी, जो मिडिल क्लास से आएगी और जो इस मुल्क में एक पायदार तब्दीली का बायस बनेगी, जो सियासी और इक़्तिदार की तब्दीली नहीं है, वो एक ग्रास रूट पे एक ऐसी तब्दीली है कि अवाम अपने राइट्स के लिए, सिटीज़न राइट्स के लिए, और जो शहरी हैं वो अपने राइट्स के लिए खड़े होंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो इनकी आवाज़ सुने और उस पर अमल करें। अच्छा, तो वाज साहब वैसे अभी कितना अरसा हुआ है आपके इसके अलायंस को बने हुए? बजट के बाद ही बनाई या उससे पहले से आपका कुछ वर्क चल रहा था इस पर? नहीं, हमारा अलायंस एक्चुअली लास्ट ईयर बना था। अच्छा। लेकिन लास्ट ईयर भी जब टैक्स लगे तो फिर उसके बाद भी वो इतना शायद झटका था कि बर्दाश्त कर गए। तो इस दफा जो झटका लगा है उसने तो कमर ही तोड़ दी लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बजा फरमाया। चलें जी, थैंक यू सो मच। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। अपनी आवाज़ पुरअमन तरीके से पहुंचाना, ये दैट इज़ द बेसिक थिंग। तो आई एम श्योर के हुकूमत के ऐवानों में और इक़्तिदार के ऐवानों में दूसरी बात ये कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा टैक्स लिए जाते हैं ना, आप उन कंट्रीज में जाके पूरा डेटा देखें, वहाँ टैक्स पेयर की बड़ी वक़्त होती है भाई, क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ का बेहतरीन निज़ाम है। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको इतना टैक्स पे करने के बाद? एज ए टैक्स पेयर आपको क्या सहूलतें मिल रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमारे सियासतदान हमें नहीं देते। वादे वो करते हैं इंतखाबात से पहले, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं। गाना था, वादा तो टूट जाता है, तो वो इनके लिए था गाना। इन्होंने गाने को लिटरली ले लिया, लिटरली ले लिया बिल्कुल। तो अच्छा जी, तो लेकिन बहरहाल अब थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है, इसका कुछ हमें ऐसे अंदाज़ा हो रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जी अवाम को तल्ख फैसले जो हैं
वो झेलने पड़ रहे अवाम हैं। को क्यों बताते हैं? इसलिए कि वो अवाम के वजीर आजम है ना, तो वो किसको बताएंगे, और अवाम को ही तो तो बताएंगे। ये अपने तो और सेक्रेटेरिएट के अवाम को बता दें, सारा बर्डन सेक्रेटेरिएट अवाम को इस बता मुल्क का झेल दें। रहा ये है। जो बजट मंजूर करते हैं, ये जो SAPMs हैं, स्पेशल एडवाइजर हैं, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए लग रहे हैं, इनको बता दें कि भाई। अच्छा आप सुन तो लें वो क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे वो हैं? कह रहे हैं कि हमने तल्ख फैसले ना किए तो फिर IMF के पास जाना ही पड़ेगा। अब मजीद कहीं मिनी बजट तो नहीं आएंगे और IMF के पास फिर गए तो डूब मरने का मकाम होगा। सो ये एक बड़ा सा कोई डिलेमा है जिसमें हम इस वक्त फंस गए हैं। और कोयटा में थे वो, जैसे कल हम आपको बता रहे थे, एक रोज़ा दौरा था और किसान पैकेज की तकरीब थी। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि कर्ज़ों ने हमारी नस्लों को, जी आने वाली नस्लों को बुरी तरह जकड़ कर रख दिया है। सो क्या वज़ीर आज़म कह रहे थे, ज़रा सुन लेते हैं। हमने बड़े कड़वे फैसले ना किए, फॉर्म ना की, 3 साल क्या, उसके बाद भी फिर खुदा न खास्ता IMF जाना पड़ेगा। डूब मरने का मकाम होगा अगर दोबारा IMF जाएं। IMF के हवाले से KPK के वज़ीर आला से मीटिंग हो चुकी है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की मसला हल हो जाएगा। इसी महीने हमने IMF का प्रोग्राम क्लोज करना। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। जो चीनियों के खिलाफ हैं वो पाकिस्तान और चीन दोस्ती के दुश्मन है। अगर हम मिलकर इस नासूर टेररिज्म को खत्म करने की बड़ी कामयाबी होगी। 1000 हमने बच्चों को चीन भिजवाना है ज़राई ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो कहते हैं कि मुल्क को दरपेश मसाइल जो हैं उनसे मैं भी परेशान हूँ, और मुल्क में इतने सारे मसाइल मुल्क की तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं देखे, और मसाइल संजीदगी से हल ना किए तो आवाम के गज़ब का सामना करना होगा। ये पेशावर में उन्होंने बात की है। और फिर ये है कि कहते हैं कि बजट से पहले पीपल्स पार्टी से हुकूमत को मुशावरत करनी चाहिए थी, और पीपल्स पार्टी के वोट की वजह से हुकूमत खड़ी है। एक्चुअली 300 यूनिट का वादा था, और वो वादा ये था कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे और फिर मैं ये कर दूंगा। वो ऐसे वैसे ये शायद पहला इलेक्शन नहीं होगा। आप देखते होंगे मुल्क भर में, दुनिया भर में इलेक्शंस होते हैं और मंशूर होते हैं। जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर आपको मौका मिलता है कि आप उन मंशूरों पर अमल करें। जहाँ तक मेरा 300 यूनिट का वादा, या किसान कार्ड का वादा, या लेबर कार्ड का वादा, या यूथ सेंटर्स का वादा, बहुत से हमारे मंशूर में 10 नुकाती एजेंडा था। तो बिलावल ये भी कह रहे हैं कि जो उन्होंने वादा किया था 300 यूनिट फ्री बिजली का, वो जब का था जब वो वज़ीर आज़म बन जाते, यानी उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया जाता तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री देते। तो ऐसा हो ना सका। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। बहरहाल तो अब ये है कि सियासी सूरत हाल पर ज़रा तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और एंकर पर्सन खावर घुमन साहब। थैंक यू सो मच खावर घुमन साहब। अच्छा, पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था भाई कि ये जो हमारे साथ अभी वहाज सिराज साहब मौजूद थे ना, तो ये बेसिकली सैलरीड क्लास की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इससे पहले किसी ने कभी सैलरीड क्लास की और ख़ास तौर पर ये जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं की। पूछना ये था कि ये जो एक वेव इन्होंने चलाई है, इसकी कोई इस्लामाबाद में कोई इसको सीरियस ले रहा है या इसके ऊपर कुछ सोचा जा रहा है? बाकी सब ने तो अपनी अपनी बातें मनवा के टैक्स कम करवा लिए, इनकी कोई सुनी जाएगी इस बार? तो भरपूर हो रही है। और आपने देखा कि चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये बात मानी कि मुझे एहसास है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके साथ काफ़ी ज्यादती हो रही है, या उनके ऊपर जो टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और उम्मीद करते हैं कि थोड़े से हालात बेहतर होते हैं तो हम इसको रिव्यू करेंगे। एक भरपूर कोशिश हो रही है, और क्योंकि जिस अंदाज से तनख्वाहदार लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए हैं बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड है। आप किसी से बात करें तो वो मतलब यकीन करें कि ऐसे लोग जो नजरियाती तौर पर PTI या बानी PTI के हामी नहीं थे, मुखालफ है, अब उनसे बात करें, उनसे बैठे हैं, उनके पास बैठे तो वो भी फिर जो है मौजूदा हुकूमत के हवाले से जो बात करते हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तो जाहिर है एक काफी। लेकिन खबर साहब मैं एक चीज़ इसमें जानना चाहूँगा आपका अपने एक्सपीरियंस। एक तो ये है कि जब मैं और सदफ हम अपना एक्सपीरियंस ये करते हैं कि कोई चीज़ लेने के लिए निकलते हैं तो हम भी चौंक जाते हैं कि पहले ये रेट था अब ये है। डू यू एक्सपीरियंस दैट एज वेल? और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में जो बढ़ती महंगाई है इसका किसी जमात की हुकूमत से कोई ताल्लुक है, या फिर जो जमात आती है उसके दौर में महंगाई बढ़ती चली जाती है क्योंकि हमारा IMF से जुड़ा सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि उसके नतीजे में महंगाई और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसका तसलसल ही ऐसा है कि हम महंगाई के सिवा कोई चारा ही नहीं है, हुकूमत जो मर्जी हो, किसी भी जमात की हो? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। यही बुनियादी हमारे मुल्क की प्रॉब्लम है, यही तो सबसे बड़ा मसला है। मसला क्या है
मसला ये है कि आप माजी में मत जाएं, आप पिछली 2-3 हुकूमतों की तरफ चले जाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बात करें, वो कहते हैं कि जनाब आला हम तो बड़े अच्छे जा रहे थे, 2017 में आपने साजिश से निकाल दिया, देखें जिसकी वजह से सारी पाकिस्तान की जो है वो इकोनॉमी तबाह हो गई। PTI वालों से बात करें तो वो अपने अदाद शुमार हमारे सामने रख देते हैं कि जिस दिन हमारी हुकूमत का खात्मा हुआ था उस दिन मुल्क इस लेवल पर तरक्की कर रहा था, महंगाई ये थी, बिजली की ये कीमत थी, पेट्रोल की ये कीमत थी और सारे मिसाल। और उसके बाद जब ये मौजूदा हुकूमत है उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमें तो मेरा ही सब कुछ तबाहशुदा है। लेकिन एक फ़र्क ये भी है ना, एक गैर सियासी वज़ीर ख़जाना है और उन्हें इदराक भी है, एहसास भी है, लेकिन जब उनसे सहाफ़ी सवाल पूछते हैं शहबाज राना के जी आपने क्यों दूध पर टैक्स लगा दिया है, तो वही कहते हैं जी ये अमीर लोग डब्बे का दूध पीते हैं। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़र्क यहाँ पर क्या है। एक सवाल ये भी, बारगेनिंग चिप क्या है वैसे एक सैलरी क्लास वाले एम्प्लॉई के पास क्या है, किस बुनियाद पर वो अपनी बात मनवा सकता है? बाकी लोग तो एहतजाज करते हैं कि जी हम ये बंद कर देंगे, हम सप्लाई बंद कर देंगे, हम जैसे लोग क्या कह सकते हैं मज़ीद? मैं आपके सवाल पे आने से पहले जो सफी साहब ने सवाल किया उसको कंप्लीट कर लूँ। वो जो मैं बात ये कर रहा था कि अगर किसी हुकूमत, मसला हमारा ये है कि एहतसाब करना होता है आवाम में किसी भी सियासी जमात का। आपने हाल ही के अंदर देखा यूके के अंदर क्या हुआ जी, या बाकी किसी मुल्क के अंदर, वो मतलब आप लोगों के पास जाते हैं, लोग फिर बताते हैं कि भैया आपने इस तरह हुकूमत चलाई और आपका जब हम इस तरह आपको जवाब देंगे जी। तो यहाँ पे बदकिस्मती है, इससे हम उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाते, मतलब दरमियान में कहीं भटके रहते हैं। लिहाजा आप किसी के ऊपर जिम्मेदारी जो आप डालने की कोशिश भी करें तो कहते हैं कि मैं जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, मैं तो 5 साल पूरे नहीं किए। लिहाजा एक तो हमें वापस उस तरफ जाना पड़ेगा। अब ये जो सदर का सवाल ये कि सैलरी क्लास क्या गलत, देखें सैलरी क्लास पाकिस्तान का जिसमें सबसे ज्यादा जो टैक्सेस का दबाव बर्दाश्त सैलरी क्लास ही कर रही है। और क्या हम कर सकते हैं, या सैलरी क्लास क्या कर सकता है, वो जो आप अभी मैंने बात की है। देखिए दुनिया जो महजब दुनिया है, हम पता नहीं उसमें हमारा शुमार होता है या नहीं होता, वहाँ पे यही होता है कि अवाम अपनी राय का इजहार ये एक अंदाज से या जिस अंदाज से भी करते हैं, हुकूमत उसको महसूस करती है। अब हुकूमत जो ऊपर बैठी हुई है वो कहते हैं कि भैया हमें तो इससे फर्क नहीं पड़ता नीचे वाला क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, हम जिस अंदाज से आए हैं या जिस अंदाज से हम बैठे हैं, जिस अंदाज से हम हुकूमत कर रहे हैं, तो बस ठीक है, चलता रहेगा। नहीं तो पूरी दुनिया के अंदर जब इस तरह के मसाइल होते हैं, अभी कीनिया के अंदर आपने देखा लोग बाहर निकल आए, आपने देखा वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी किस तरह के टैक्सेस लगते हैं। फिर हाल ही के अंदर फ्रांस के अंदर आपने देखा वो पेंशन। लेकिन आपने एक शुरू में लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो आपने कहा था महजब दुनिया। एग्जैक्टली, तो दैट सम्स इट अपना हमारे वो रूल्स ऑफ द गेम ही हमने इस तरह के तय किए हुए हैं कि वो बस क्या करें, इसके ऊपर हम ज्यादा बात भी नहीं कर सकते उस अंदाज से। तो जब तक आपने वो एहतसाब लोगों के हाथ में नहीं देना, लोगों के हाथ में जो वोट की पर्ची है उसके जरिए एहतसाब किसी भी हुकूमत का वो नहीं होगा, तो तब तक यही चलता रहेगा और हम इसी वो एक विशेष सर्कल के अंदर घूमते रहेंगे। लेट्स होप कि कुछ बेहतरी आए। थैंक यू सो मच। खावर हमारे साथ थे, बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म जब ये कहते हैं कि जी अब तल्ख फैसले करना पड़ेंगे, आवाम को खबरदार करते, तो अल्लाह जाने अब मज़ीद क्या तल्ख फैसले हो सकते हैं, क्योंकि हम ये सुनते हैं बजट तो आ जाता है, उसके बाद मिनी बजट भी आते हैं और उसमें फिर मज़ीद कुछ छोटे मोटे बड़े से टैक्सेस लग जाते हैं। तो बहरहाल ये हमारे दुखड़े थे, ये हमारे दिल की आवाज़ें थी जो हमने बड़े सिंसियरली आपके सामने रखी। ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं एक ऐसी खातून की और एक ऐसे वक्त की, एक ऐसे एरा की जिस वक्त ख़वातीन को इतने राइट्स भी नहीं थे, ख़वातीन को इतना सीरियस भी नहीं लिया जाता था, वो अपनी आवाज़ भी उस तरीके से उठा नहीं सकती थी। लेकिन ऐसे वक्त में एक खातून जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, उन्होंने तहरीक आज़ादी में जो जिस तरीके से अपने भाई के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तारीख़ में हमेशा के लिए अपना नाम बना दिया। बिलाशुबा मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना की 57वीं बरसी आज मनाई जा रही है और वाक़तन क्या वो बहन थी, क्या उन्होंने
साथ दिया अपने भाई का, और अगर जाहिर है कि हर मौके पर हर लम्हे में कायद आज़म को जिस सपोर्ट की ज़रूरत होती थी तो फातिमा जिन्ना उनको प्रोवाइड करने के लिए उनके साथ मौजूद होती थी। सच ए ग्रेसफुल पर्सनालिटी, जिस तरह की वो कहते हैं ना ड्रेसिंग करती थी, जिस तरह से वो कैरी करती थी। और सोचें 30 जुलाई 1893 को वो पैदा हुई थी और बड़े सगीर मुंबई रेजिडेंसी के प्रेसिडेंसी के दौरान उनकी विलादत हुई थी। उन्हें पाकिस्तान के बानी और पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन होने का एजाज़ हासिल है और फिर उन्हें वो लक़ब दिया गया यानी कि मादरे मिल्लत का। बाद में उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में भी हिस्सा लिया। सबको मालूम है कि किस तरीके से उन्होंने सदारती इलेक्शन लड़ा, फिर जो हालात हुए, और बड़ी उन्होंने किताब भी लिखी थी मेरा भाई के नाम से, जिसमें उन्होंने वो नामुकम्मल थी वैसे, हाँ। लेकिन उनकी मतलब सवाने उम्री थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो उन्होंने लिखी थी, उसको फिर अशात उसकी हुई थी कायद आज़म एकेडमी की जानिब से 1987 में, यानी कि इनकी वफ़ात के तकरीबन समझें कि 20 साल के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना की। और फिर आप ये देखिए कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार में ही अहाते में ही उनको सुपर्द खाक किया गया, दफन किया गया। लेकिन आप जब जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों में और इवन मज़ार क़ायद पर भी जाते हैं, सदफ़ आपको हमें भी जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ है, तो वहाँ पर जो म्यूज़ियम है वहाँ पर ख़ासी चीज़ें जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इस्तेमाल की थी या फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल की थी, उनको देखने का मौका मिलता है आपको। तो आज उनकी बरसी का दिन है, यानी कि 9 जुलाई को उनकी वफ़ात हुई थी 1967 में, और कराची, जैसे कि अशफाक ने बताया कि उनको उनके भाई के पहलू में ही दफन किया गया। कहते हैं ना ऐसी ख़वातीन जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया, उनके कहते एक नहीं, ये फातिमा जिन्ना की हम बात कर रहे हैं, अगर आप तहरीक आज़ादी में ख़वातीन के किरदार की बात करें तो आपको कई नाम मिलेंगे जिन्होंने उस वक्त बड़ा अहम रोल अदा किया और जिनकी वजह से आज हम इस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। और कोटरी साइट में बदअमनी और लूटमार के खिलाफ ताजरों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की गई है, और फिर यह है कि बिहार कॉलोनी, भिटाई कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में कारोबारी मराकज़ बंद हैं। ये खबर यहाँ से आ रही है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, और इसकी अपडेट्स जैसे ही मज़ीद आएंगी वो भी हम आपको आगाह करेंगे। कारोबारी मराकज़ की बंदिश के साथ मेरा गला भी बंद हो गया। जी, तो लकी मरबत से खबर है कि वहाँ पर पुल के करीब कार पर फायरिंग हुई है और पुलिस का साबिक मुलाजिम 2 बच्चों समेत जान बहक और एक बच्चा जख्मी हो गया है। कार में मौजूद 2 ख़वातीन महफूज रही और पुलिस बताती है कि साबिक MTO पुलिस सादुल्ला बच्चों और ख़वातीन समेत पेशावर जा रहे थे और पुल के करीब उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है। पुलिस में उनकी मुलाजमत थी, 2 बच्चे साथ थे और साथ में बताया जा रहा है कि ख़वातीन भी थी। ख़वातीन महफूज रहीं जबकि 2 बच्चों समेत एक बच्चा इसमें ज़ख्मी हुआ है। और ये MTO पुलिस सादुल्ला बच्चों और ख़वातीन समेत पेशावर जा रहे थे। अच्छा जी, ANF की जानिब से 2 कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें 10 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद की गई है। 3 मुल्ज़मान इसमें गिरफ्तार भी किए गए हैं। तर्जुमान का इस हवाले से बताना है कि काकपुल इस्लामाबाद के करीब गाड़ी से मनशियात बरामद हुई। इसके साथ साथ कोरंगी रोड कराची में मुल्ज़िम से 1.1 किलो मनशियात बरामद हुई हैं। तो ये 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं जिसमें ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं और ये मनशियात बरामद हुई हैं। चलें, तो हम मज़ीद भी आगे शो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं। जी, एक बार फिर से बाखबर सवेरा में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 9 से 10 और 10 से 11 हमारा और आपका साथ रहता है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बाखबर रखें और तमाम तर मसाइल पर बात भी करें और आपसे चीज़ें कम्युनिकेट भी करें और आपको थोड़ा सा इस मुतालिक आगाही भी दें, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इंफॉर्मेशन हर किसी के पास होती है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा उसमें फिनेस लेके आएँ। एक चीज़ ये है कि आपको पता चला है कि नस्वार पर भी टैक्स लग गया। वो नस्वार जिससे गुस्सा ठंडा हुआ करता था बकौल कई लोगों के, अब आप सोचें उस पर टैक्स लग गया है तो लोग क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? मतलब टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं तो कोई चीज़ नहीं बची जिस पर टैक्स ना लगे।
लेकिन और सांस खासी लेने कंज्यूम पे होती थी नस्वार, लेकिन सांस बहरहाल लेने पे तो अभी टैक्स नहीं लगा है। सो अभी आप खुलकर सांस लें, ठंडे ठंडे सांस लें, और अगर गुस्सा आ रहा हो तो आप 5 मिनट, कहते हैं ना 5 दफ़ा जो है इनहेल करें, एक्सेल करें और लंबा लंबा सांस लें। अच्छा, आप चाहते हैं कि लंबे लंबे सांस लेके पूरे फेफड़े भरें, ताकि उसके ऊपर भी कहें कि आपने अपने फेफड़े को 60% से ज़्यादा हवा से भर लिया है, उसका भी टैक्स दें। अच्छा, ये फिर पता नहीं लगना चाहिए, ये वो बात है जो पता नहीं लगनी चाहिए। धीरे धीरे सांस लें ताकि आपके आसपास के लोगों को भी पता ना चले। अच्छा, ये सांस धीरे ही ले जाता है, वो जो आप समझ रहे हैं ना वो गुस्से वाला होता है, जब आप गुस्सा आ रहा होता है आपको। खैर, आपने बात लगता है 1980s की पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखी। ओके, मैं हाँ सांस नहीं लेने की देखी, अच्छी एक्सरसाइजेस उसमें हुआ करती थी। मैं समझ गया आपका इशारा किस तरफ है। लेकिन जिस फजा में हम सांस ले रहे हैं वो कितनी आलूदा है, सो ये एक बड़ा फैक्टर है, और इसके लिए हम बहुत बात भी करते हैं, बहुत काम हम प्रैक्टिकली कुछ होता देख नहीं रहे। बहरहाल अब बहुत सी ऐसी कहते हैं ना चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं। अगर हम ख़ास तौर पे व्हीकल्स की बात करें, ऐसी कार आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ गई, जिनका मेन रीज़न ये बताया जा रहा है, एक तो ये जी माहौल को आलूदगी से बचाएंगी, दूसरे ये कि जो पेट्रोल की जो खपत है वो कम हो जाएगी। अब इस्लामाबाद में जी, इस्लामाबाद तो वैसे ही इतना खूबसूरत है, लेकिन इसको मज़ीद फ़ज़ाई आलूदगी से बचाने के लिए और महफूज बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर अब यहाँ पर पेट्रोल मोटरसाइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अच्छा, वैसे मैं एक बात ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स खरीदी। अच्छा, वैसे हमें ये मुझे एतराज़ इस चीज़ पे है कि हमें ये लिखना चाहिए बाइक्स खरीदने पर पाबंदी है या मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी है, क्योंकि मोटरसाइकिल जो है वो बेसिकली एक सीगा है। ये तो इलेक्ट्रिक बाइक्स तो अब आके वो जिनको बाज़ लोग घुसपैठिए समझते हैं, लेकिन बात यह है कि अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन कहीं पर ये ऐसा तो नहीं है कि हम किसी माफिया को सपोर्ट कर रहे हो कि जी इन पे पाबंदी लगा दो यकदम, क्योंकि सारी कार्बन एमिशंस इन्हीं की तरफ से तो नहीं होती, बाइक्स की तरफ से तो नहीं होती, मोटरसाइकिलों की तरफ से तो नहीं होती। लेकिन देखिए, दुनिया अब जो है ना वो जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, मगर इसके बहुत सारे कुछ ऐसे भी फ्लॉज हैं जो सामने आ रहे हैं। यानी अगर आप दुनिया भर से रिपोर्ट लें इलेक्ट्रॉनिक कार्स के हवाले से, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये रिलायबल नहीं है, या तो उस तरीके से चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी जगहों पे लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो ये ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती। बहरहाल देखते हैं इस्लामाबाद में इस पर रिस्पॉन्स क्या आता है और कितने लोग ई बाइक्स की तरफ जाते हैं। वैसे अच्छा, मैंने ज़्यादा बाइक्स नहीं देखी इस्लामाबाद में, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, देखिए वैसे इस्लामाबाद खासा बड़ा है ना, आप तो खैर एक हल्के तक वहाँ एक इलाके तक, लेकिन आप दूसरे इलाकों में जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, खन्ना पुल की साइड पे चली जाएं, फिर उसके बाद बाकी जो आसपास के इलाके हैं, फैज़ाबाद की साइड पे चले जाएं, अंदरून पिंडी जुड़वा शहर है ना ज़ाहिर, तो या तो हम बाइक्स कराची वगैरह में इतनी बाइक्स देखने के आदी हो गए हैं, तो हमें लगता है कि भाई इस शहर में बाइक्स बहुत कम है। असल में आपका मसला पता है क्या सदफ अब्दुल जब्बार, ये है कि आप इस्लामाबाद में चूंकि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी होती है और आपको राइट लेन पे कभी भी कोई बाइक नहीं दिखाई देगी। आपको बेसिकली आदत हो चुकी है कि जब तक आपको गाड़ी चलाते हो 3-4 लोग कट मारते हुए ना जाएं, सामने से ना आ रहा हो रॉन्ग वे से, तो फिर आपको तसल्ली नहीं होती। तो बहरहाल अच्छा जी, अब हम इस्लामाबाद से रुख करते हैं पंजाब का। पंजाब में हुकूमत ने सफाई टैक्स को हतमी शक्ल दे दी है। घरों, दुकानों, जी सफाई पे भी टैक्स, जी, ये तो हमें फ्री में सफाई होनी चाहिए। तो फिर हुआ ये है कि घरों, दुकानों और बड़े बिजनेस हाउसेस से 68 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। शहरी और देही इलाकों से अलग अलग फीस वसूल की जाएगी। शहरी इलाकों से 5 मरला मकान से 300 रुपये, 10 मरला 500, जबकि 20 मरला के मकान पर 1000 रुपये सफाई टैक्स नाफिज किया जाएगा। तो उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। तो भाई उल्फत मुगल, ये ज़रा बताइएगा कि ये मंसूबा तो हमने कुछ इसके खदोखाल बयान कर दिए, तो 5 मरले से कम घर पर क्या टैक्स नहीं होगा? और दूसरे वहाँ पर भी अब मैंने देखा है लाहौर वगैरह में काफ़ी अपार्टमेंट वगैरह बनना शुरू हो गए हैं, तो वहाँ पर टैक्स वसूली होगी या नहीं होगी? जी यकीनन अभी इसके कुछ खद्दोखाल बनने हैं। बहुत शुक्रिया अशफाक और सदफ आप दोनों का। ज़ाहिर है छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, ये टैक्स है, सबसे लिया जाएगा, तो ही तो पंजाब खुश होगा और आवाम पर ही सारा बोझ डालने का फैसला किया गया है। सफाई मुहिम जब चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वज़ारत आला का ओहदा संभाला था, तो उसके बाद उन्होंने पूरे पंजाब में गलियों और नालियों की सफाई और जो महल्लों की सफाई थी उसकी एक ख़ुसूसी मुहिम चलवाई थी, जिसमें कदरे बेहतरी भी आई थी। लेकिन अब उसी को आगे बढ़ाते हुए इसको मुकम्मल तौर पर पंजाब की जितनी भी गलियाँ और शहर हैं इनकी सफाई के लिए इसको मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए जो इब्तदाई खद्दोख्वाल है उसको बना लिया गया है। 5 मरले का जो घर होगा उस पर 300 रुपये माहाना टैक्स वसूल किया जाएगा। 10 मरले से
जो 10 मरले तक के घर होंगे उन पर 500 रुपये और 20 मरले तक के जो घर होंगे उन पर 1000 रुपये टैक्स जो है वो माहाना वसूल किया जाएगा। इसके अलावा 20 मरले से 2 कनाल के जो घर होंगे उन पर तकरीबन 2000 रुपये माहाना टैक्स होगा। 40 मरले से ऊपर के जो घर होंगे उन पर 5000 रुपये माहाना टैक्स वसूल किया जाएगा। इसके अलावा जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उन पर 500 रुपये और जो मीडियम है उन पर 1000 रुपये टैक्स होगा। लार्जर जो बिजनेस हैं उन पर 3000 रुपये माहाना टैक्स वसूल किया जाएगा। जो देही इलाके हैं, देही इलाकों को जी देही इलाकों को जी जो देही इलाके हैं उनको भी इस टैक्स नेट में लाने का फैसला किया गया है और वहाँ पर जो देही इलाकों में 5 से 10 मरला तक के जो घर हैं उन पर 200 रुपये माहाना टैक्स होगा और जो इस 10 मरले या इससे ऊपर के घर होंगे उन पर फिक्स जो टैक्स होगा वो 400 रुपये होगा। अच्छा, तो इस तरीके से उल्फत ये बताएं ये टैक्स वसूल कैसे किया जाएगा? जैसे बिजली का अखबार का बिल आता है या आपके दीगर इस तरह के बिल आते हैं, इस तरह वसूल किया जाएगा या ये बिजली के बिलों में तो लग के नहीं आ जाएगा? जी जो हमारी बात हुई है वज़ीर बल्दियात से, उनके कहने के मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास ज़ेर गौर हैं। हम वापडा के साथ भी इसकी बात कर सकते हैं, उसको सर्विस चार्जेस दिए जाएंगे। चूँकि देही इलाकों में पानी का बिल नहीं जाता, बिजली का बिल तो हर घर में जाता है, बिजली आए ना आए बिल लाजमी जाता है, तो ये भी एक है। और दूसरा ये है कि यूनियन कौंसिल के ज़रिए भी इसको जो टैक्स है इसकी एक पर्ची जो है वो हर घर पहुंचा दी जाएगी, मोहब्बतनामा हर घर पहुंचेगा और उसके जो आपने पे करना होगा। तो इसलिए अभी इसकी कुछ खद्दोखाल बाकी है और इम्कान यही जाहिर किया जाएगा कि अगले 1 से 1.5 महीने में इसका जो बाकायदा नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा, जिससे माहाना तकरीबन इससे जो मजमूई तौर पर ओवरऑल जो पंजाब को आमदन होगी वो तकरीबन 68 अरब रुपए पंजाब को आमदन होगी। सालाना आमदन भी बता दी उल्फा, थैंक यू सो मच। तो भाई सफाई का आप ख्याल रखें, नहीं तो आप पर सफाई का टैक्स भी लगने वाला है। तो जो सफाई आपकी गली इलाके मोहल्ले से होगी, आपके घर का जितना मरला है उस हिसाब से आपने उस पर फीस देनी होगी, टैक्स देना होगा। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि बिजली के बिल में लग के टैक्स आएगा या ये जी इंडिविजुअली वसूल किया जाएगा। तो देखते हैं जी क्या नोटिफिकेशन आता है। जी लेट्स सी, और लोग इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं ये भी तो देखें ना लोग भी। अच्छा जी तो एमके पीपल्स पार्टी की में क्या मामला चल रहे हैं आजकल? भाई देखें, बड़ी महाज खुला और महाज कहाँ तक गया ये आपने नोटिस किया? हाँ। महाज चला गया था, आपको पता है, खुला था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक नहीं, फिर तो वो गवर्नर सिंह के इस्तीफे तक आ गया। फिर गवर्नर सिंह के इस्तीफे तक आया, फिर उन्होंने बताया कि भाई आप लोगों ने ये किया है और जो बातें बेसिकली एक मैनेज्ड होके करनी चाहिए थी कि जाहिर है कि आप आगे बढ़ें और माजी की बातों को भुलाएं और फिर उसके बाद ये है कि आगे बढ़ें, मुल्क की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन ये लफ्जी जंग का सिलसिला अब भी जारी है और ऐसे में गवर्नर सिंध ने पीपी और एमक्यूएम को एक मेज़ पर यानी कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने का अज़्म जाहिर कर दिया है। तो ये बात उन्होंने गवर्नर हाउस कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कही और कहा कि दोनों जमातें, बड़ी जमातें मिलकर सूबे की खिदमत कर सकती हैं। गवर्नर सिंध, मैं दोनों जमातों को ये ऑफर कर रहा हूँ कि मैं दोनों के जो लोग हैं उनसे बात करूंगा, दोनों को एक टेबल पर बैठाऊंगा। तो हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करते हुए इस सूबे को ठीक करना है, चाहे एमक्यूएम पाकिस्तान हो, पीपल्स पार्टी हो, हम सब ने मिलजुल कर बैठना है, एक साथ बैठना है और इस सूबे की तरक्की में हिस्सा डालते हुए पाकिस्तान को तरक्की करानी है। सो भाई आखिर मामलात यहाँ तक पहुँचने के बाद अब दोनों जमातें क्या सोच रही हैं, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी इस ऑफ़र को कैसे ले रही है, और इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद। सादिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो बताएं, गवर्नर सिंध जिनके इस्तीफ़े का आप लोग मुतालबा कर रहे थे, वो खुद से कह रहे हैं बैठे जी हमने तो खिदमत करनी है मिलकर, तो इस ऑफ़र, इस पेशकश को आप कैसे ले रही हैं? थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सबको साथ लेके चलती है, जो सबको साथ लेके चलती है। और रिकन्सिलिएशन के बादशाह जो हैं वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं। तो हमने तो हमेशा कोशिश की है कि तमाम जमातों को साथ लेकर चलें और सूबे की बेहतरी हो, चाहे नेशनल लेवल पे कंसेंसस की बात हो, पीपल्स पार्टी सबसे आगे रही है। जो गवर्नर सिंध साहब ने बात की है बहुत अच्छी बात है,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नर सिंध साहब को पहले अपनी पार्टी में कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए। आपने खुद अपने इंट्रो में बताया कि कभी ये कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। खालिद मकबूल साहब जो थे वो टेलीविजन पे आए और उन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम लेकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत जज्बाती हुए। उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब इस्लामाबाद में बैठ के 2 दिन के बाद एग्जैक्टली आफ्टर 2 डेज कहते हैं कि जी हमें सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठ के काम करना चाहिए और क्या नाम है, हम जो है वो लाजिम और मजलूम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग MQM जो है लाजिम और मजलूम है इस सूबे के लिए, शहर के लिए। जी बहुत अच्छी बात है। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो कराची पहुंचे और उन्होंने फिर एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसपे उनको अपने मेयर जब वो थे तो उसका जमाना याद आ गया। तो बात ये है कि बहुत अच्छी ऑफर है और बिल्कुल सूबे की बेहतरी के लिए। अच्छा, तो ये ऑफर अगर गवर्नर साहब दे रहे हैं तो आप समझते हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है? अगर MQM ये मुतालबा करती है तो फिर आप लोग सोचेंगे। इन नटशेल हम ये कह सकते हैं, सीधी सी बात है, उनकी पार्टी के अंदर कंसेंसस नहीं है। अच्छा, जब तक पार्टी के अंदर कंसेंसस नहीं होगा, आपस में पहले वो खुद तो डिसाइड करें कि उन्होंने करना क्या है। हम तो रिकंसिलिएशन। तो आप नहीं समझते कि गवर्नर साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं MQM को इस हवाले से? अब मुझे नहीं पता, ये तो आपको MQM से पूछना चाहिए कि जो कल गवर्नर साहब ने एक पब्लिक इवेंट पे स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने, उसको MQM कैसे ले रही है? पीपल्स पार्टी तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमने तो बहुत दफा, कई दफा इस सूबे के लिए बैठ के मिलकर चलने की वो बात की है। ये अभी प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब से भी मिले हैं, ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब से भी मिले हैं। लेकिन वही जो मैंने आपसे कहा कि पहले विद इन पार्टी कंसेंसस चलें, वो दिल डिसाइड अबाउट दैट। लेकिन देयर इज वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही गवर्नर हैं जिनके फौरन हटाए जाने का मुतालबा पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आया था। और अगर वो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के अगर ये बात कर रहे हैं कि जी मैं इन दोनों जमातों को चाहूँगा बिठाऊंगा, तो उसमें एक नुक्ता तो ये है कि वो वफाक की अलामत हैं, तो चलें उस लिहाज से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि वो चाहते हैं कि बैठ जाएं और उसके अंदर जाहिर है कि MQM की भी उनको सपोर्ट ही हासिल होगी, अदरवाइज वो ऐसा बयान क्यों देंगे? अगर वो बिठाने की कोशिश करते हैं तो उस पर पीपल्स पार्टी का रिस्पॉन्स क्या होगा? विल इट बी पॉजिटिव? जी बिल्कुल पॉजिटिव। देखिए हम तो कभी इस पे है ही नहीं कि झगड़ा करें और वो करें। रिकंसिलिएशन इस सूबे की जरूरत है, इस मुल्क की जरूरत है, इस शहर की जरूरत है, तमाम स्टेक होल्डर्स को। ये तो देखे ना, जब तक हम फाइनेंशियल क्राइसिस से नहीं निकलेंगे, जब तक हम मिसाके इकोनॉमी नहीं करेंगे, ठीक है? तो बात यह है कि बहुत अच्छी ऑफर है, लेकिन मेरा वही वो है, बार बार मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मेरा वो ये है कि MQM के लीडरशिप के दरमियान कंसेंसस होना चाहिए। बिल्कुल अगर गवर्नर साहब पीपल्स पार्टी को इनवाइट करेंगे कोई टॉक के लिए तो हम जरूर हाजिर। चल, थैंक यू सो मच। सादिया जावेद तर्जुमान सिंध हुकूमत थी, वही कहती हैं जी पहले पार्टी के अंदर कंसेंसस हो। ऐसे गवर्नर साहब की ऑफ़र बहुत अच्छी है, लेकिन पार्टी के दीगर लोग भी इससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं, ये हमें मालूम होना चाहिए, हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले। ज़ाहिर है, और बातचीत के लिए दरवाजे जब खुले होते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने बयानबाजी पे थोड़ा सा कंट्रोल करें और चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएंगी। अच्छा जी, IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और नए कर्ज प्रोग्राम के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता 3 रोज़ से वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। क्या उसमें पेशरफ्त हुई है? शुएब निज़ामी हमें इस बारे में बताएंगे। जी शुएब। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान 3 दिन से जो वर्चुअल मुज़ाकरात थे उसमें ग्रीन सिग्नल मिल गया IMF की जानिब से, और पाकिस्तान को जो है वो 8 की बजाय 6.5 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तमाम के तमाम जो पेश किए अहदाफ हैं और जो शराइत थी वो पूरी की। इसमें जो बजट के मुश्किल फैसले भी थे, उसके बाद गैस के टैरिफ में इजाफा था, फिर बिजली के टैरिफ में इजाफा था। ये तमाम के तमाम इक़दाम पाकिस्तान को 10 जुलाई से पहले करने थे और पाकिस्तान ने किए। इसके बाद जो है अब इस बात का जो है वो इम्कान है कि IMF का वफ़द शायद पाकिस्तान ना आए, उसके आए बजाय भी जो है एक प्रोग्राम तय हो सकता है, उसकी तमाम के तमाम मामला जो हैं वो मुकम्मल हो सकते हैं। ठीक है शुएब, थैंक यू सो मच।
और एक और अपडेट है वो आज के हवाले से है कि वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है और ये इजलास कब होगा ये जान लेते हैं अजहर फारूक से। बताइए अजहर। सदफ, ये वफाकी काबीना का इजलास आज होना था, लेकिन अब ये बताया गया है कि आज भी हो गया है। वो बात तो नहीं बताई गई, लेकिन ये कहा गया है कि अब वफाकी काबीना का इजलास कल होगा, जिसमें कौमी अबूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो हालिया बैरून मुल्क का दौरा था, उससे उनकी जो मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकात हुई है, उस हवाले से भी वज़ीर आज़म काबीना को एतमाद मिलेंगे। इसके साथ साथ डिस्कोर्स के हवाले से कुछ अहम फैसले हैं, उन फैसलों की अप्रूवल भी वफाकी काबीना के इजलास में दी जाएगी। कुछ अहम इशूज हैं जो कि वफाकी काबीना के इजलास में डिस्कस होंगे, तो आप जो कैबिनेट का इजलास आज की जाए जो है कल। अजहर बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, ओकाड़ा में शादी की तकरीब में लूट मार हुई है और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जो दूल्हा की वालिदा हैं उनका हैंडबैग चोरी हुआ और चोर जो है वो शादी में से हैंडबैग ले गया। अब उस हैंडबैग में क्या था, उसमें 12 लाख रुपए, अमेरिकन डॉलर और जेवरात थे। तो अच्छा खासा बड़ा बैग होगा इसका मतलब। और मुतासरा खातून के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आई गेस किसी को मालूम होगा जी कि दूल्हा की जो वालिदा है, शादी के मौके पर तो वैसे भी ये होता है ना कि आपके पास काफ़ी सारा अमाउंट होता है। आइडिया हो, किसी को आइडिया हुआ ना, किसी और का बैग क्यों नहीं लेके। मलिक जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि क्या इस हवाले से अब तक कोई ट्रेस किया जा सके बैग को या नहीं। ये 2 रोज पहले का वाक़या है, जहाँ पर काड़ा GT रोड पर शादी हाल की तकरीब थी, जहाँ पर शादी हाल में दूल्हा उसकी वालदा और दीगर लोग आए हुए थे। वहाँ पर नामालूम अफराद आए जो दोनों जो अमेरिका पलट थी, उनका एक बैग पड़ा था जिसमें 12 लाख रुपए की नकदी थी, 32 लाख रुपए के तलाई जेवरात थे। वहाँ पर नामालूम अफराद आए, जैसे ही दुल्हन ने अपने बेटे और बहू को मिलने की कोशिश की, इसी दौरान नामालूम अफराद ने वो बैग चोरी कर लिया। तो वो क्या हॉल के अंदर आए थे नामालूम अफराद? इस सिलसिले में वो नामालूम अफराद थे, वो शादी के तकरीब में बताया जाता है कि वो मेहमानों के रूप में आए थे। ओहो, तो उन्होंने तो खाना भी खाया होगा फिर। जी, वो इसी तरह वो पूछते रहे ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये पैसे, जो ये लोग हैं वो उन्होंने उनसे ये रकम जो वहाँ से बैग चोरी किया वो लेकर फरार हो गए। जब शादी हाल के मेहमानों से मालकान से पूछा गया कि यहाँ पर CCTV कैमरे क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा हमने CCTV कैमरे नहीं लगाए। इस तरह उन्होंने थाना सदर में दरखास्त दी, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी तक मुलजमान का कोई पता नहीं चला। कितनी बड़ी रकम लेके 12 लाख रुपए, अमेरिकन डॉलर थे, जेवरात थे, ये लेके चले गए। खाना भी खाया, शादी की तकरीब में बतौर मेहमान भी उन्होंने थ्रू आउट वहाँ पर बैठे रहे और उसके बाद जैसे ही उन्होंने वारदात की वो वहाँ से फरार हो गए। अब पुलिस अभी तक उन्हें नहीं पकड़ सकी है। तो भाई मेहमानों का ख्याल रखें और जो गेस्ट आ रहे हैं उनसे जाके फर्दन मिलें। अब किसी भी शादी की तकरीब में पूछें भाई आप कौन है, कहाँ से आए, अगर आपको नहीं मालूम है तो हाँ जस्ट बी केयरफुल। और फिर उनसे पूछ लें कि वैसे ही जाके किसी भी तरकीब में आप लड़की वालों की तरफ से आए हैं या लड़के वालों की तरफ से, ये पूछना क्यों ज़रूरी है? फिर पता लग जाएगा भाई, उससे पता लग जाता है। अगर आप फर्ज करें लड़की वाले की तरफ से और अगला कहे कि मैं भी लड़की वाले की तरफ से, तो तू है कौन भाई? और ये काम लड़की के करीबी रिश्तेदार करें तो, और पता चले तकरीब भी कहीं और हो, पता चले किसी की आमीन हो रही हो, अकीका हो रहा हो, वो कहें हम लड़की वाले की तरफ से हैं, वो कहें अच्छा तुम तो इधर आओ ज़रा। या फिर ये कह दें जी आपके पास वो कार्ड होना ज़रूरी है जो और आपके एक और घर आया चीज़, था। मतलब आप ये देखें कि बाज़ औक़ात ये जो टेबल्स लगी होती है ना, उसके नीचे भी आप जाके देखें तो क्या क्या मंजर आपको देखने को मिलते हैं। थैलियां भरी जा रही होती हैं। ऐसी कौन सी शादी अटेंड की है आपने अशफाक? भाई बहुत सी शादियों में बहुत से मनाजिर, ये जो कराची का इलाका नाज़िमाबाद है और ये जो सखी हसन से आसपास अतराफ में पूरे शादी हॉल्स हैं, तो वहाँ पर ऐसे शादियों में शिरकत करते थे, तो ऐसे ऐसे मनाजिर हमें देखने को मिलते थे। तो कौन सी किन शादियों में जाते हैं अशफाक? मैंने तो आज तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। अच्छा जी, अब जब हम शर्मिंदा तजर्बात की बात कर रहे हैं तो एक तजर्बा अभी हुआ था थोड़े दिन पहले। वो क्या? बड़ा हम खुश थे और कहा जाता है देखिए जी वर्ल्ड कप से पहले तजर्बे कर रहे हैं और इन तजर्बों का अच्छा ही नतीजा निकलेगा। नतीजा आपके सामने है। T20 वर्ल्ड कप में हमारी जो परफॉर्मेंस रही, अब होनी है 2025 में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान में भी मैचेस होने हैं। सो अगले साल जब पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी होगी तो इसका क्या शेड्यूल होगा, एक कहते हैं ना अभी एक टेंटेटिव सा एक शेड्यूल सामने आ गया है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेला जाएगा। अब मुझे अंदाज़ा लगाने दें कि उस वक्त रमज़ान होंगे। हाँ
रमजान स्टार्ट हो गए होंगे। थोड़ा सा 15-15 दिन पीछे करके रमज़ान जो है वो आप ये देखें कि वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। और फिर ये है कि आगे फिर इंशाल्लाह ये रमज़ान की सबसे अच्छी बात अब मुझे ये लग रही है, वैसे 9 मार्च तक तो मामला नहीं जाएगा, लेकिन अब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता माह रमज़ान जो है वो सर्दियों की जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा रिलीफ होगा। अच्छा, हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी का जो मुजव्वज़ा शेड्यूल है उस हवाले से, तो ग्रुप्स जो हैं वो भी सामने आ गए हैं और पहला मैच जो पाकिस्तान और कीवीज़ के दरमियान होगा, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। और फिर यह है कि 1 मार्च को मोस्ट एंटिसिपेटेड टाकरा होगा। अब तो एंटिसिपेटेड क्या होगा, अगर यही टीम जो थी और यही बग़ैर सर्जरी के जाके खेलती रही तो फिर आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि क्या वहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो और दूसरा ये कि इंडिया अभी यहाँ के मैच खेलेगा कि नहीं ये भी नहीं मालूम, कि वो लास्ट मोमेंट पे भी वो हर चीज़ को डिनाई कर जाते हैं, तो अभी हमें इस बात के बारे में भी नहीं मालूम है। तो भारतीय टीम के जो भी मैचेस होंगे वो लाहौर में होंगे, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के हतमी शेड्यूल का ऐलान ICC की जानिब से किया जाएगा। चलें जी, ये तो हो गया। अच्छा, अब टीम की सर्जरी जो होनी थी उसमें तो हमें लग रहा था कि सर्जरी होगी कि नहीं, लेकिन अब आसार कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि बदतरीन कारकर्दगी के बाद अब जिस सर्जरी का ऐलान किया गया था चेयरमैन PCB की जानिब से, उसका वक्त आ गया है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने मोहसिन नकवी को टीम परफॉर्मेंस से पहले तो रिपोर्ट दी थी, अब उन्होंने तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी दी है और बताया कि टीम अपने हुनर यानी जो उनकी स्किल्स थी उसके मुताबिक पोटेंशियल के मुताबिक नहीं खेल सकी। अमेरिका और भारत के खिलाफ मैचेस जीत के करीब पहुंचकर हारी टीम और ये मैच हमें जीतने चाहिए थे। क्या बात है, वो गैरी क्रिस्टन ने वो बात बताई जो सबको पता है। मैं भी यही कहने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि अपने स्किल के मुताबिक नहीं खेली। आई डिसएग्री विद दैट, आई एम सॉरी कि जो स्किल सेट था वो क्या उसी था, के हिसाब से खेली, जो स्किल सेट था उसी के हिसाब से खेले। और इस मेंटल टफनेस, बेसिकली इट्स नॉट अबाउट द स्किल सेट, जो मेंटल टफनेस उस वक्त होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर बाबर आजम गॉट अ गुड बॉल, चले ठीक है वो आउट हो गए बुमराह से, लेकिन रिजवान ने जो छक्का मारने की कोशिश की थी वो भी जसप्रीत बुमराह को ये सोचते हुए कि वो आए ही उनकी विकेट लेने के लिए। सारी दुनिया को ये बात पता थी सिवाय रिजवान। लेकिन और बाकी जो प्लेयर जिस तरह से इमाद वसीम से मतलब स्पिनर पे अक्षर पटेल पर बॉल टच नहीं हो रही थी और जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले, फिर इफ्तिखार ने जिस तरह से बैटिंग की, यानी कि हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के डाउनफॉल में उस मैच में बिलखुसूस। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है जी कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बेहतर करेंगे और जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी मिले, वो ये कहते हैं जो कप्तान की बार बार तब्दीली होती है ना, इससे टीम को बहुत नुकसान होता है। तो अब हमें पता नहीं कप्तान तब्दील होगा कि नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या कहा होगा साबिक क्रिकेटर्स ने कि रखें, इन्हीं कप्तान को रखें? बहरहाल जी, सर्जन मिला है या नहीं मिला ये देखना होगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले एक अपडेट है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का ये केस है। नून लीग ने तहरीरी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं और तहरीरी मौरूज़ात में कहा गया है कि नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। मौरूज़ात में आर्टिकल 63A का भी हवाला दिया गया है। सो ज़ाहिर है ये वो मामला है जिस पर मज़ीद अभी क्या समात में हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहसिन हमारे साथ मौजूद है। राजा मोहसिन बताइएगा। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से बात है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिन 11:30 बजे होगी और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज एक जवाब जमा कराया गया है इस केस में। और जी ठीक है राजा मोहसिन, थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे। और ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो मामला है, उनकी नशिस्तों का मामला है, उस पर तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट चीफ जस्टिस की सरबराही में इसकी समाअत कर रहा है। चलें जी। अच्छा जी, आपको ज़रा आप बताएं कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह है, बल्कि आप सबके लिए एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के पहले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ने खला में कामयाबी से 6 साल मुकम्मल कर लिए हैं। क्या बात, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और मसनूई सैयारा PRSS रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मसनूई सैयारों की ख़ास किस्म है। इसमें ताकतवर कैमरे, रडार और PRSS-1 समेत दीगर हसास आलात नस्ब हैं।
ज़ाहिर है कि ये टेक्निकली इतनी सारी चीज़ें इसमें बयान की गई हैं, आई होप वी आर गेटिंग इट राइट। अच्छा, अब ये है कि हो क्या सकता है इनसे, ज़मीन के मनाजिर की साफ, शफाफ या हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेना मुमकिन है, और दुनिया में चंद ममालिक ही रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट का कंट्रोल रखते हैं। बिल्कुल, और ये जो सेटेलाइट है ये अस्करी और गैर अस्करी मकासद में काम आते हैं, और अगर कोई दुश्मन चोरी छुपे सरहद पार करे तो उसकी तस्वीर और शनाख्त जो है वो मुमकिन हो सकेगी। तो इसे एक्चुअली जासूसी आँख भी कहा जाता है। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं स्पेस साइंसदान स्पार्को डॉक्टर सुहेब बिन फरहान। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुहेब फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत शुक्रिया। ज़रा हमें बताइएगा, हमने ठीक बताया अपने नाज़रीन को? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस एंड काइंड इंट्रोडक्शन, एंड आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया है। अच्छा, क्योंकि 6 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं स्पेस के अंदर पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट के, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं साइंटिस्ट बात नहीं करूँगा यहाँ पर, इस लैंग्वेज में बात करूँगा, एक कॉमन मैन या लेमैन इस चीज़ को समझ सके कि बेसिकली सेटेलाइट होते क्या हैं और उसके हम बेनिफिट्स किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली सेटेलाइट आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि ज़मीन से हम एक व्हीकल को स्पेस के अंदर भेजते हैं जो कि ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रही होती है। अब मूव करते हुए ज़मीन को ऑब्जर्व करती है और उसका हमें डाटा प्रोवाइड करती है। अच्छा, जब हम सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट की बात करते हैं तो वो बेसिकली करते क्या है, वो ज़मीन उसके ऊपर कैमराज इंस्टॉल होते हैं मुख्तलिफ टाइप के, और वो आपको मुख्तलिफ तरह का डाटा दे रहे होते हैं, या ये समझ लें कि उस पर जो कैमरा है वो हमें तस्वीरें प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो मुख्तलिफ रेजोल्यूशन की होती है, जैसे मोबाइल में आपके कैमराज हैं या दूसरे कैमराज होते हैं, हाई रेजोल्यूशन या लो रेजोल्यूशन, उनकी एप्लीकेशंस मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। अच्छा, जब से ये लॉन्च हुआ है बैक इन 2018, उस वक्त से अब तक पाकिस्तान के जो भी नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं या सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहे, उसके अंदर ये एक कहना है कि पार्ट एंड पार्सल है। ये जो सेटेलाइट का जो डाटा है उसका हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते रहे। अच्छा, उसकी एप्लीकेशंस बेसिकली कहाँ पर है, हम देखते हैं कि चाहे आपने इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करनी हो, क्लाइमेट चेंज की आप बात करते हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं, आपने मैपिंग और सर्वेइंग वगैरह किसी भी जगह पे कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो या इनिशिएट करना हो, उसके लिए आपको वहाँ की सर्वेइंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से आपकी, क्योंकि एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है हमारी, तो आपकी क्रॉप की आपने मॉनिटरिंग करनी है, उसके लिए आप इन सेटेलाइट डाटा को यूज़ करते हैं। ग्लेशियर्स आपको एक किस रफ्तार से पिघल रहे हैं, जी बिल्कुल, उसकी मॉनिटरिंग के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से फॉरेस्ट्री के अंदर कहाँ पर फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, ज़्यादा मैंग्रोव्स में किस तरह से तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो ये जो सेटेलाइट है जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान की कवरेज देती है? बिल्कुल, बेसिकली पूरे पाकिस्तान का, जब सेटेलाइट आपका स्पेस में चला जाता है तो आप पूरी दुनिया पे उससे नज़र रख सकते हैं। अच्छा, हाँ, बेसिकली होता क्या है कि ज़मीन तो घूम रही है, उसके साथ साथ सेटेलाइट भी उसके साथ साथ मूव कर रहा है, तो वो ज़मीन के हर चप्पे को, हर पोर्शन को कवर करता हुआ चल रहा होता है। तो उसमें होता क्या है कि लेट सपोज आज अगर उसने कराची की इमेज ली है, तो अब वो दोबारा उस जगह से जब गुजरेगा 3, 4, 5 या 10 दिन बाद, मुख्तलिफ सेटेलाइट्स के मुख्तलिफ रेजोल्यूशन होते हैं, तो वो उस पर आपको दोबारा डाटा प्रोवाइड करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि पिछले 10 दिन के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है। जैसे आपने बात की ग्लेशियर्स के हवाले से कि ग्लेशियर्स जितनी तेज़ी से पिघल रहे हैं, तो आपने देखना ये है कि आपने आज देखा, आपने उसको 6 महीने बाद देखा या साल बाद देखा, तो आपने ओवरऑल उसका इम्पैक्ट देख लिया कि मेल्टिंग का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। हम हाई रेजोल्यूशन से मुराद हमारी यहाँ पर 1 मीटर्स है। अच्छा, 1 मीटर से मुराद है बिल्कुल। और अभी साफ तस्वीर, बिल्कुल साफ तस्वीर, यानी कि स्पेस से अगर आपकी तस्वीर ली जाएगी, उसमें आप मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई ह्यूमन यहाँ पे खड़ा हुआ है। क्योंकि मैं ये पूछने वाली थी, कोई खातून जो अपने मियाँ पे नजर रख सकती है? नहीं, मियाँ पे नजर रखना तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा। नहीं, वो सेटेलाइट से मेरा नहीं ख्याल के पॉसिबल होगा। वो ज़ेरे ज़मीन चले जी, और मेरा नहीं ख्याल उनको, मतलब ये आप डिनाई कर रहे हैं? नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ नजर रखने की जरूरत भी नहीं है। भाई मेरी बात सुनिए, नजर रख के उसका कोई फायदा भी नहीं है। वो नजर रखनी है तो फिर आप डिजिटल मीडिया पे जो हो रहा है उस पर नजर बिल्कुल, सोशल मीडिया उनका आप चेक करें, अगर वो उससे थोड़े पैसे देके, डॉलर देके कुछ तो इस पे नहीं, आप पैसे खाली खर्च करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं, फायदा कुछ नहीं। बिल्कुल, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको सुन के आपको नुकसान, मतलब उल्टा अफसोस ही होना है, तो कोई फायदा नहीं। स्ट्रेस में अगर आपने वो बैठ के आप वो सेटेलाइट को परेशान कर देंगे जो से कि वो कहाँ जा रही है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, वैसे एक लेमैन का क्वेश्चन ये है कि ये जो दूसरे ममालिक है, लेट्स सपोज कि हमारा आज राइवल है इंडिया, फिर उसके बाद अमेरिका को अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल होता है, इसराइल को, रशिया को, तो जब ऐसी सैटेलाइट्स स्पेस में होती हैं जो हर मुल्क पे नजर रख सकती हैं, अमेरिका तो हर किसी पे नजर रखता ही है, तो उस पे इनको कोई एतराज़ वगैरह नहीं होता कि हम तो चलें जिसकी मर्जी, जो मर्जी जासूस? नहीं, एतराज़ कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि नेशनल अकॉर्ड्स बने हुए हैं, पॉलिसीज बनी हुई हैं, तो जिस कंट्री का अपना सैटेलाइट है वो उसके थ्रू किसी भी एरिया को मॉनिटर कर सकता है। अच्छा, आपने कहा कि चंद ममालिक का हम ये देख रहे थे कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी है, तो वो इससे क्या क्या फ़ायदा उठा रहे हैं और हम जो फ़ायदे हम उठा रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया,
आपका किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स हों, फॉर एग्जांपल आपने आपका ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, तो आप उसके ऊपर ये देख सकते हैं कि क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरीके से सबसे बड़ा एक इसका जो बेनिफिट है वो डिजास्टर्स के हवाले से। आपको पता है पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से उसके ऊपर हर साल कुछ ना कुछ फ्लड आते हैं, अर्थक्वेक है, हरिकेन, साइक्लोन्स वगैरह आ रहे होते हैं, हर साल ही कोई ना कोई इवेंट आपको देखने को मिलता है। तो उसमें आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है उससे सैटेलाइट है, आप फील्ड पे जाके नहीं कर सकते। समंदर के अंदर किस तरह के सी लेवल राइज कर रहा है और उससे क्या इरोजन हो रही है, सब्सिडेंस क्या हो रही है, साइक्लोन्स की डेवलपमेंट क्या हो रही है, मतलब हर सेक्टर के अंदर सैटेलाइट के बगैर फिलहाल आप कुछ नहीं कर सकते। दुश्मन की नकलो हरकत, दुश्मन की नकलो, बिल्कुल ऑब्वियसली वो तो एक वन ऑफ द इस खत्ते में और कौन से मुल्क हैं जो इससे फायदा उठा रहे हैं? तमाम ममालिक फायदा उठा रहे हैं। अच्छा। इससे बेसिकली होता क्या, जिन कंट्रीज के पास अपने सैटेलाइट्स नहीं है वो उसका डाटा परचेज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपने सैटेलाइट्स हैं तो हम उसी के डाटा को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर होता ये है कि जब आपको डाटा परचेज करना होता है उसकी अपनी एक सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं। कुछ खास टाइम के लिए हो सकता है वो आपको डाटा ना दें, जैसे आपने कि आप नकलो हरकत हो रही हो, नकलो हरकत हो रही हो, तो उस वक्त शायद वो आपको डाटा ना दे रहे हों या उस पर मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट हुई होती है, वो उनकी मर्जी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसकी कैपेबिलिटी होने की वजह से हम कहीं पर भी किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं और नेशनल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर एक ये बहुत ही की रोल प्ले कर रहा है। और मेरा नहीं ख्याल इस वक्त जो भी प्रोजेक्ट नेशनल लेवल के ऊपर चल रहा है उसके अंदर सैटेलाइट डाटा को हम या फिर एसएस डाटा को। अच्छा, इनकी लाइफ क्या? इससे हम आगे वैसे जाएंगे कहाँ? इसकी लाइफ बेसिकली 6 साल थी डिज़ाइन लाइफ, लेकिन डिज़ाइन लाइफ 6 साल है इस PRSS-1 की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डाटा में प्रोवाइड कर रहा है। तो जब तक इस 6 साल से तो वो लोग हैं जो शैम्पू की बोतल में पानी डाल बिल्कुल टूथपेस्ट का आपको पता है वो दोबारा बिल्कुल तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो डिपेंड करता है कि वो सैटेलाइट इतना अच्छा आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है, तो जब तक वो डिटीरिएट नहीं होता तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे फ्यूचर के अंदर प्लान्स है कि हमने और सैटेलाइट्स लॉन्च भी करने हैं और उसके डाटा को भी यूटिलाइज करना है, क्योंकि नेशनल नीड हमारी बढ़ती जा रही है सैटेलाइट डाटा के हवाले से। जाहिर है कि इसी सैटेलाइट से गूगल को भी मदद मिलती है। ऑब्वियसली गूगल के बाद आप डाटा देखते हैं वो भी सैटेलाइट का है, ऑब्वियसली उनका सैटेलाइट्स का डाटा है। आई रिमेंबर कि 2016 में ट्रैवल करते हुए एक जगह पुल था, अच्छा, और मैंने उस पुल को क्रॉस करना था तो एंड टाइम पे जाके पता चला कि पुल नहीं था। नहीं है, बिल्कुल ऐसी। तो वो जिस तरह से ब्रेक लगी और क्या था कि वो बना हुआ भी ऐसा था और पता चला वो सैलाब में बह गया था, लेकिन गूगल मैप पे अपडेट नहीं हुआ था। हाँ, बेसिकली होता क्या है कि जो गूगल पे जो डाटा अपडेट होता है उसका एक टाइम होता है, वो 6 महीने साल पुराना डाटा होता है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि आपको 1-2 महीने पुराना लेटेस्ट डाटा मिले। तो उसी के लिए हम अपना जो हमारा सैटेलाइट है उससे, तो अगर आज की इमेज हम कैप्चर करना चाहें जहाँ से वो पास गुजर रहा है, तो हमारे पास रियल टाइम में वो डाटा आ जाएगा हमारे ग्राउंड स्टेशन के ऊपर पूरे पाकिस्तान में जो है उसके ऊपर डाटा हम डाउनलोड कर लेंगे और उसको फिर हम मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सोहेब, आप तशरीफ लाए और बड़ा आप लोगों ने अपने लोगों के लिए एक्सप्लेन भी किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो सैटेलाइट्स के हवाले से कि स्पार्को क्या कर रहा है और किस तरह से हम लोग नहीं, हमें अच्छा लग रहा है कि हम स्पार्को की जानिब से मुख्तलिफ लोगों को अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट कर रहे हैं और वो आते हैं, वरना तो सिर्फ कभी-कभार मौसम का हाल या किसी दूरबीन का तज़किरा सुन लेते काम हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमें स्पार्को की लोकेशन का पता था कि वो कहाँ पर है। चलिए, अब काम का भी इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। चलें जी, एक और अपडेट है वो शामिल कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA-48 के नताइज के खिलाफ PTI उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत हो रही है, तो बात कर लेते हैं हुसैन अहमद चौधरी से। बताइएगा। इस्लामाबाद के 3 हल्कों में मुबैना दामनी के खिलाफ जो केसेज हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत है, लेकिन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उन्होंने 3 हल्कों को डिवाइड कर दिया है। एक केस की आज समाअत हो रही है, एक की कल होगी, जबकि एक की 11 तारीख को होगी। आज होने वाली NA-48 से मुताल्लिक जो समाअत थी उसमें आम पेशरफ्त हुई है। जीतने वाले लीगी MNA राजा खुर्रम नवाज और उनके रिटर्निंग अफसर ने तमाम रिकॉर्ड जमा करवा दिए, अपना जवाब भी जमा करवा दिया, बयान हल्फी भी जमा करवा दिया गया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उन्हें हिदायत की है कि आप तमाम रिकॉर्ड जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जमा करवा दें, वहाँ कोई भी आम शख्स, आम आदमी जो है वो रिकॉर्ड देख सकता है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई जर्नलिस्ट भी वो रिकॉर्ड देखना चाहे तो वो देख सकता है। और साथ साथ जो NA-48 से मुताल्लिक जो इलेक्शन अपीलें थी उस पर मजीद समाअत जो है वो 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जी, अब निकाह केस के हवाले से अपडेट हमारे पास ये है कि अपील का केस में जी अपील का फैसला 1 माह में करने की हिदायत पर नज़रसानी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि खावर मानिका के वकील ने लिखा है वो ज़ियारत के लिए इराक़ ईरान जाना चाहते हैं, इसलिए 1 माह की डायरेक्शन ख़त्म की जाए। खावर मानिका के मामून वकील ने अदालत को बताया सीनियर वकील रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, कुछ देर का वक्फा करते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए 11:30 बजे दोबारा समाअत करेंगे।
रिजवान अब्बासी आ गए तो उनके दलाइल सुनेंगे, नहीं आए तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दिया जाएगा। वकील सलमान अकरम राजा ने बताया आज 9 जुलाई है और 12 जुलाई फैसला करने की डेडलाइन है। अदालत ने केस की समाअत में इस वक्त वफ़ा कर दिया है। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। अच्छा जी, अब ये है कि पोलियो वायरस से मुतालिक जी हमारे पास ख़बर है और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से ये ख़बर है और ज़ाहिर है कि 3 अज़ला के सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात वो हमें देंगे। बताइएगा जहांगीर। जी बिल्कुल, इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के ज़राए के मुताबिक रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री ने कराची साउथ, कोरंगी और डेरा बुक्ती की सीवरेज में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी है। यहाँ पर जो वायरस पाया गया है वो वाइल्ड पोलियो वायरस 1YB3A क्लस्टर है। अब तक रवां साल चारों सूबों से 214 पोलियो सैंपल्स जो हैं सीवरेज के वो पोलियो पॉजिटिव निकल चुके हैं, जबकि 49 अजला की जो सीवरेज है वो पोलियो वायरस से आलूदा हो चुकी है। इन 3 अजला से पोलियो टेस्ट के लिए सैंपलिंग 11 था 13 जून को की गई थी। डेरा बुक्ती का इलाका है लेबर नाला, उसकी सीवरेज में पोलियो वायरस पाया गया है। ये दूसरा पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल है इस साल का। इस्लामाबाद का जो सीवरेज का जो वायरस है वो जिनियाती ताल्लुक वस्ता मोहम्मद से है, जिला कोरंगी के कोरंगी नाला में पाया गया है, जबकि कराची साउथ की मंजूर कॉलोनी नाला की जो सीवरेज है वो पोलियो पॉजिटिव निकली है। रवां साल कराची साउथ के 12 सीवरेज सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकल चुके हैं और उसका जिनियाती जो ताल्लुक है वो लोकल बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक रवां साल अफगानिस्तान में भी 214 सीवरेज सैंपल्स और 8 पोलियो केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब दुनिया के 2 वो ममालिक रह गए हैं इस रीजन में जहाँ पर पोलियो वायरस का खात्मा ताहाल नहीं हो सका है। थैंक यू सो मच जहांगीर, हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। चलें जी, अब बात करते हैं खेलों के मैदान की, और मैं यहाँ पर रेसलिंग की बात करने जा रही हूँ। हुआ है चिल्ड्रन एशियन गेम्स और उसमें पाकिस्तान से जी रेसलर हैं हसन अली भोला। उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। 70 किलोग्राम कैटेगरी में किर्गिस्तान के रेसलर को हराकर गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम कर लिया है। क्या बात है जी। और रूस में होने वाला ये इवेंट था जिसमें हसन अली भोला अज़रबैजान, ताजिकिस्तान और मंगोलिया के रेसलर्स को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचे थे और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने उम्दा खेल का मुजाहरा किया। तो उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। लाहौर से वैसे इनका ताल्लुक है। तो हमारे साथ मौजूद चिल्ड्रन एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हसन अली भोला। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हो हसन। आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया, माँ बाप का नाम रोशन किया। सबसे पहले बताएं कि कैसा फील कर रहे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल लेके आया। इंशाल्लाह मैं मज़ीद मेहनत करूंगा और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊँगा ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। तो रेसलिंग पहले अपने घर में भाइयों से शुरू की थी? किसको पहले चित किया था सबसे पहले? नहीं, भाई थोड़े करते हैं, पर जो मेरा चाचू है ना उन्होंने मुझे ये शौक डाला है कि मैं रेसलिंग करूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, और उन्होंने मुझे ड्रीम दिया है कि तुमने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आना है। और इंशाल्लाह मैं मेहनत करूंगा मज़ीद ताकि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ सकूं। तो कितनी टफ रही ये फाइट, ज़रा इसके बारे में बताइएगा, जिसमें आपने किर्गिस्तान के रेसलर को हराया और गोल्ड मेडल लिया फिर? जी, किर्गिस्तान का लड़का बहुत मजबूत था, लेकिन मेरे कोच और मेरे जो टीम मेट है उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। अच्छा। और साथ में मैंने सोचा था कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा, और मैंने वही किया और मैंने इसे जीत कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं हसन कि ये जो अज़रबैजान के रेसलर थे, मंगोलिया के थे, अच्छा मंगोलिया वाले भी आपको पता है बड़े वो मजबूत किस्म के लोग होते हैं, बड़े टफ होते हैं, तो उनके दाव में और आपके दाव पेच में कोई फ़र्क था? किस तरीके से आपने उन्हें ज़ेर किया? जी, वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन मैंने लेकिन आप तगड़े रहे उनसे हैं? जी, मैं तगड़े रहा। अच्छा। तो ये भोला आपका नाम कैसे पड़ा? जी, मेरा नाम चाचू ने रखा है। चाचू लग रहा है आपके बड़े जो है ना वही आपके कोच हैं। वैसे पहलवान जी के कोई मुखातिब करता है आपको, पहलवान कह के कोई बुलाता है? जी, मुझे सारे पहलवान कह के बुलाते हैं घर में। अच्छा हसन, मुझे एक और बात बताएं कि आप इसके अलावा मतलब आज मतलब पढ़ाई वगैरह करते हैं या क्या आपकी मसरूफियात होती हैं इसके अलावा? जी, मैंने 10वीं के पेपर दिए हैं और आज मेरा रिजल्ट भी है। ओहो, अभी आया नहीं है रिजल्ट? जी नहीं, अभी नहीं आया। तो रिजल्ट से ज़्यादा डर लगता है फाइट के वक्त ज़्यादा नर्वस होते हैं?
नहीं फाइट में नर्वस नहीं होता, लेकिन रिजल्ट में थोड़ा सा है। चलो उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट ही आएगा। भाई ये मुझे बताओ कि ये जो रेसलिंग वगैरह होती है इसके लिए खाना पीना तो बहुत करना पड़ता है, ये सरदाइयाँ, ये बादाम पिस्ते, ये कुछ होता है अरेंजमेंट वगैरह करते हैं? जी इसकी अरेंजमेंट होती है, मैं मेड में और मैट में दोनों में करता हूँ। अच्छा। तो जब ट्रेनिंग कर लेते हैं तो अब कोई शरबत या कोई बादाम वगैरह हमने बनाए होते हैं जो हम पीते हैं ताकि अंदर गर्मी ना पैदा हो। अच्छा। और हम मज़ीद मुरब्बे वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं ताकि जान आए और बलवानी सही तरीके से हो जाए। तो हसन दोस्त वगैरह आपके तो बड़ा डरते होंगे आपसे कि भाई मतलब पहलवान है, मतलब एक हाथ इसने लगाया तो हम तो गए, तो कुछ ऐसी सिचुएशन तो नहीं हो जाती? नहीं मैंने दोस्त ही नहीं बनाए, बस एक ही रखा है दोस्त। अच्छा, तो बाकी तो क्लास वाले तो डरते होंगे कि पहलवान। नहीं मैं उनसे बात नहीं करता ज़्यादा, वो बदतमीज़ हैं सारे। अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपके हैं बहन भाई, आप लोग कितने हैं? जी हम 3 भाई और 2 बहनें हैं। तो 3 भाई आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? एक बड़ा एक छोटा है। अच्छा, तो वो भाई आपसे डरते हैं या फिर कहते हैं कि यार यही सारी खुराकें खाता रहता है, इसको बादाम पिस्ते ये मुरब्बे शरब्बे खाता रहता है, हमें तो उस तरीके से खुराक नहीं मिलती, ऐसे कहते हैं कुछ? नहीं जितनी मेरी खुराक उतनी उनकी खुराक है, वो मुझसे डरते भी नहीं है साथ में। अच्छा। डरते नहीं है? नहीं तो डरते। कभी आपने मुकाबला वगैरह उनसे करने की कोशिश की? जी किया, लेकिन वो मुझसे कमज़ोर हैं। अच्छा, कमज़ोर है ना, तो फिर तो उन्हें डरना चाहिए आपसे। लेकिन मैं नहीं डराता उनको। अच्छा। और मेरे भाई हैं इसलिए। सही। अच्छा, वैसे पहलवानों के बारे में कहते हैं बड़े खुश खुराक होते हैं, आपकी वैसे पसंदीदा डिश क्या है? मटन, बकरे, चिड़े? जिड़ान। अच्छा, चिड़ा, वैसे उसमें चिड़ा क्या होता है? मतलब वो होता ही इतना बेचारा चूचा सा है कि उसमें से निकलता क्या है वैसे? किस में से? चिड़े में से? नहीं चिड़े नहीं, रान का। रान बकरे अच्छा, की रान। ओहो जबरदस्त। तो मतलब ये कि एक वक्त में वैसे कितनी खुराक आप खा लेते हैं हसन? यानी कि ट्रेनिंग का होता है कि अगर ट्रेनिंग ज़्यादा की होगी तो ज़्यादा खुराक, अगर कम की होगी तो उस हिसाब से। अच्छा, तो ये अंडे शंडे भी इसमें होते हैं कि मतलब वो खाने होते हैं अच्छी खासी तादाद में? अंडे वगैरह, मुरब्बे, चांदी के वर्क, इस तरह की बहुत चीज़ें जो खाने। और परहेज क्या करते हैं हसन? क्या चीज़ नहीं खानी? बर्गर पिज़्ज़े बोतलों वगैरह से परहेज करना होता है। वो तो कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल नहीं चाहता वैसे? नहीं करता है पर नहीं पीते। अभी तो डायरेक्ट छोटी सी उम्र है, सोचे कितना इन्हें अपनी चलो भाई, डाइट पे हमारी कंट्रोल दुआएं करना आपके साथ हैं हसन कि भाई आप ओलंपिक्स में भी जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें, इसी तरीके से डिसिप्लिन से रहें, और बाकी आपका जो रिजल्ट है उसके लिए भी हमारी नेक तमन्नाएं हैं आपके लिए कि आप कामयाब हों वहाँ पर, उस महाज पर भी। तो बहुत शुक्रिया आपका हसन अली भोला, रेसलर हमारे साथ मौजूद थे, चिल्ड्रन एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट, और लेट्स होप सो कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। देखिए मेरे अलावा भी लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आपको पता है कि जुलाई ही में, इसी महीने में ओलंपिक्स होने भी वाले हैं, और 5 एथलीट्स ऐसे हैं पाकिस्तान के जिन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया है। पेरिस वाले उसके ऊपर भी हम बात करेंगे क्योंकि अरशद नदीम भी वहाँ पर गए हुए हैं, और कौन कौन से एथलीट्स गए इस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन आज के प्रोग्राम से फिलहाल हम आपसे इजाजत चाह रहे हैं। शाद रहिए, आबाद रहिए और टैक्स देते रहिए, खुश रहिए अपने खर्चे पे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।